हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। जो आज हम लोग पढ़ने वाले टॉपिक वो है ग्रेविटेशन। और इस ग्रेविटेशन के चैप्टर को हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि बहुत ज्यादा हम लोग को डेरिवेशन नहीं करना, इस पे सीखेंगे ऐसी चीजों को कि उसका समझेंगे कॉन्सेप्ट और जो उसके फॉर्मूले हैं उनको। क्लियर। बहुत ज्यादा उस पर डेरिवेशन वगैरह पे ध्यान नहीं देना, फिर जाकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ग्रेविटेशन पे अगर हम बात करें कि आखिर ये होता क्या है, तो देखिए, आप अपने पैरों पर खड़े हैं। क्लियर। तो अगर आप बैठे, जब खड़े होते हैं, मतलब अभी खड़े हैं, फिर बैठे, फिर खड़े हुए, तो उस समय आप फील करते होंगे कि आपको किसी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। ठीक है, आपको कुछ अपने पैरों से फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाकर आप खड़े हो पाते हैं। तो आप खड़े हैं, बैठे, फिर खड़े हुए। तो जब ये इस तरीके से आप कुछ करते हैं काम, तो आपको समझ पे आता है कि हमें किसी के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो अर्थ है, वो अर्थ आपको अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, जो अर्थ है वो आपको अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से जब आप खड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जब आप बैठ रहे हैं, फिर जब खड़े हो रहे हैं, तो उस केस में आपको अपने शरीर को खड़ा करने के लिए जमीन में कुछ बल लगाना पड़ रहा है, इसके विपरीत दिशा में। क्लियर। तो जो फोर्स एक्ट हो रहा है आपके और इस अर्थ के बीच में, वो फोर्स होता है हम लोग का ग्रेविटेशन। तो ये फोर्स हम लोग का सिर्फ अर्थ और आपकी बॉडी पे नहीं, अर्थ और अगर अर्थ के ऊपर किसी भी तरीके का कोई पार्टिकल है, उसके ऊपर एक्ट होता है। तो बात आती है, क्या ये सारी चीजें यहीं तक सीमित है? यानी कि अर्थ की प्रॉपर्टी है इस ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको एक्ट करने की। यानी कि अगर कोई कार है, बॉल है, बिल्डिंग है, ट्रेन है, या पानी है, कुछ भी है इसके आसपास, तो क्या अर्थ की प्रॉपर्टी है उसको अपनी तरफ खींचने की। एक तो बात यह है, और दूसरा यह है कि क्या सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ही प्रॉपर्टी है उसको अपनी ओर खींचने की। तो यहां पर जवाब आता है कि सिर्फ और सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है। अर्थ तो खींच ही रही है इसको। इस पूरे यूनिवर्स पे मौजूद कोई भी पार्टिकल, अगर वो m मास का है, ठीक है, और कोई दूसरा पार्टिकल उस पे भी कोई मास है, तो इन दोनों मासेस के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। बात समझ पे आई? यहां बात सिर्फ अर्थ और दूसरे पार्टिकल्स की नहीं है। इस यूनिवर्स में मौजूद किसी भी तरीके का पार्टिकल जिसमें की मास हो, उन दो पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। क्लियर। तो इसी वजह से जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ मूव कर पा रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, क्योंकि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है मून की तरफ, वो क्या है, लगातार उसको एक सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है एक सर्कुलर मोशन करने के लिए। ठीक है, नियर टू सर्कुलर मोशन होता है, वैसे तो इलिप्टिकल होता है, बट हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में इसको मान के चलते हैं कि सर्कुलर मोशन होता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नहीं होता तो मून अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट नहीं कर पाता। साथ ही साथ ये जो अर्थ है, ये अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक है, ये सन के चारों तरफ अगर ये चक्कर लगा पा रही है, तो वो भी किस वजह से? क्योंकि ये जो सन है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो सन है, सन के पास मास है, अर्थ के पास मास है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। और वही ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग को एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जो कि ऐसा मोशन इसको करा रहा है सन के चारों तरफ। क्लियर। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यूनिवर्स में मौजूद हर किसी भी तरीके का जो पार्टिकल, अगर उस पर मास है, किसी भी दो पार्टिकल पर मास है, तो उन दोनों के बीच में ये एक्ट होता है। तो अगर ये एक्ट होता है तो कितना होता है? अगर हम कितने की बात करें, इसको हम लोग को क्वांटिफाई करना हो, तो उसके लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला निकल कर आता है, और वो है क्या, कि अगर एक मास है हम लोग का m1 और दूसरा मास है m2। क्लियर। और इन दोनों के सेंटर्स के बीच में जो रेडियस है वो, या फिर कह लीजिए कि डिस्टेंस है, वो कितनी है, r है।
ठीक है, सेंटर से इस सेंटर के बीच में जो यहाँ पर डिस्टेंस है, इसको हम लोग रेडियस वेक्टर भी कह सकते हैं, बट यहाँ पर अभी क्या लेकर चल रहे हैं कि उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है अगर, तो ये इसमें जो फोर्स लगाएगा और किधर खींचेगा अपनी तरफ, और ये जो इसमें फोर्स लगाएगा और किधर खींचेगा इस तरफ, तो ये दोनों फोर्स कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, और ये निकल कर आता है न्यूटन के थर्ड लॉ से। और इसमें इसका जो मैग्नीट्यूड होता है कि कितना, क्वांटिटी कितनी होती है, वो होती है F इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर? जहां पर ये जो G है वो क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ G हम लोग कहते हैं, ठीक है, ग्रेविटी का एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है ये। इसकी वैल्यू जो होती है G की वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11, यहां पर ये -11 ऊपर आएगा, ठीक है, पावर में ये। क्लियर? ये -11। तो इस तरीके से अगर हम लोग के पास कोई दो मास गिवन हो और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r हो, तो उन पे लगने वाला फोर्स जो एक दूसरे, जिस फोर्स के साथ वो एक दूसरे को अपने और खींचेंगे एक दूसरे को, उस फोर्स का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये होता है क्या, हम लोग का एक हम लोग का लॉ है जिसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, कि यूनिवर्स में मौजूद कोई भी दो पार्टिकल्स जिनमें की मास होगा तो वो एक दूसरे को अपनी ओर एक दूसरे को खींचेंगे। क्लियर? तो अब चलते हैं आगे। हमने बता भी दिया कि इस पे कितना फोर्स एक्ट होगा, उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। ये सिमिलरली हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स होता है, बिल्कुल वैसा ही कुछ ये फोर्स है। वहां पर क्या होता है, वो होता है 1/4πε0 Q1 अपॉन Q2 r स्क्वायर, ऐसा होता है। तो वहां पर हम लोग ने क्या देखा था कि जैसे कि अगर Q1 और Q2 की वैल्यू बढ़ती जाए, वैसे वैसे उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो बढ़ जाता है, और Q1 और Q2 के बीच की अगर डिस्टेंस बढ़ती जाए, क्या होता जाए, बढ़ती जाए, यानी कि जो R है वो बढ़ता जाए, तो इनमें आपस में लगने वाला जो फोर्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। यहां पर सेम यहां पर भी होता है कि अगर ये जो दो मास दिए हुए हैं, इन दोनों में से किसी एक का भी मास अगर बढ़ जाए या दोनों का बढ़ जाए, एक का भी बढ़े तो भी फोर्स बढ़ेगा, दोनों का बढ़ जाए तो और ज्यादा उस पर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इन दोनों का मास फिक्स रखें हम लोग और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दें, यानी कि इसको निकालकर हम लोग मतलब इधर शिफ्ट कर दें और इसको इधर शिफ्ट कर दें, तो क्या होगा, इनमें लगने वाला फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। यहां से जो बात हमारी निकल कर आ गई वो ये आ गई कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 है, और जो हम लोग का फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। एक्चुअली जो चीजें निकल कर आती हैं वो इस तरीके से निकल कर आती हैं, पहले हम लोग ये देखते हैं, फिर ये देखते हैं, फिर इन दोनों कंबाइन करते हैं, और फिर जाकर ये बाद में फॉर्मूला निकल कर आता है। बट अभी क्या है, हम लोग का जो मोटिव है वो पढ़ने का थोड़ा अलग है कि हम लोग को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा चीजें कम से कम समय में करनी है। तो इस वजह से मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ, इससे फिर हम लोग ने इसको जोड़कर ये बनाया। ठीक है? क्या है अभी हम लोग का मेन कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बतानी है, तो इस पे आपको क्या ध्यान रखना है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है, आइए वो समझते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर आप कुछ ऐसा फील करें कि ये पेन है, अगर मैं इसको क्या करूं, इस जगह से छोड़ दूं, तो ये क्या होगा, नीचे गिरेगा। ठीक है? अभी तो मैंने इसको छोड़ा था ना, मैंने इस पे धक्का मारा, सिर्फ मैंने इसको छोड़ा और ये नीचे गिर रहा है, इसको मैंने छोड़ा और ये नीचे गिर रहा है। ठीक है? बट अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हो, फिर आपको इसको मूव कराना हो इस डायरेक्शन में, तो आप क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? इसमें एक फोर्स अप्लाई करते हैं, तब जाकर ये मूव करता है। अगर ये रुका हुआ है, क्योंकि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है वो क्या होता है
कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो उसी स्टेट में रहेगी, अगर मूव कर रही है तो वो उसी स्टेट में रहेगी और मूव करती रहेगी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो और उसकी जो वैल्यूज हैं उनको, मतलब वेलोसिटी वगैरह है उसकी चेंज करे, कैसे, एक्सेलरेशन इंपार्ट करके। तो यही चीज यहां पर भी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है और उसको हमें इस तरफ धक्का देना है, मतलब अगर इस तरफ मूव कराना है तो धक्का देना पड़ेगा, इसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट थी उसको चेंज करके स्टेट ऑफ मोशन में लाना पड़ेगा, तब जाके ये मूव करेगा, इस पे कुछ एक्सेलरेशन आएगा। जबकि जब हम इसको छोड़ रहे हैं और ये छोड़ते के साथ ही नीचे ऐसे क्यों गिर जा रहा है? तो इसका सिंपल सा जो हम लोग के पास आंसर है वो ये है कि अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे हम लोग हैं, तो अर्थ क्या कर रही है, जो भी ऑब्जेक्ट उसके चारों तरफ है उसमें लगातार एक उस पे एक्ट हो रहा है फोर्स, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं। तो अगर वो फोर्स एक्ट हो रहा है इतना, ठीक है, समझिएगा अब ध्यान से, इस पूरे अर्थ का जो मास है वो है कैपिटल एम, और ये जो छोटा सा पार्टिकल है इसका मास है स्मॉल एम। कितना है? स्मॉल एम। और जो इसका अर्थ का रेडियस है वो है आर, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है एच, और जो एच है वो बहुत ही छोटी है आर से। देखो आर जो होती है वो 6400 किलोमीटर्स के पास होती है, ठीक है, नियर अबाउट 6400 किलोमीटर ऐसे रेडियस होता है अर्थ का। और अगर आप 6400 किलोमीटर में 10 मीटर ऐड करें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? 20 मीटर ऐड करिए, कोई फर्क पड़ेगा? 30 मीटर, 40 मीटर, 100 मीटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से थोड़ा सा भी ऊपर है तो उसमें हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि ये वाली जो एच है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और मानते हैं कि सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर ही है। क्लियर? यानी कि ये जो हम लोग का अर्थ है और ये जो मास है उस पे लगने वाला जो फोर्स निकल कर आएगा वो आ जाएगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। वो M1 M2 था, यहां पर एक का जो मास है वो क्या ले लिया हम लोग ने, कैपिटल एम, और जो छोटा वाला पार्टिकल था उसका मास ले लिया स्मॉल एम। तो F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो यहां पे लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब है एक्सेलरेशन आया ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो किस पे एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये क्यों नीचे जा रहा है, अगर मैं इसको यहां पर छोड़ूं तो इसको यहीं पर रुका रहना चाहिए था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो हम लोग का न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि इस पे अगर मैं इसको यहां पर छोड़ूं तो इस पे मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा, मैं इसको सिर्फ छोड़ रहा हूं हाथों से, तो ये यहीं रुका रहना चाहिए, बट ये नीचे मूव करने लगता है। यानी कि इस पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है और वो फोर्स है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस बॉडी में एक एक्सेलरेशन इंपार्ट करता है, और वो जो एक्सेलरेशन होता है उस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं जी, जी से उसको डिनोट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स हम लोग को पता हो तो उस फोर्स को बराबर कर देते हैं ma, और फिर जो इस पार्टिकल का मास होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो निकल कर आ जाता है हम लोग का एक्सेलरेशन, कि उस पार्टिकल पर जिसमें कि F फोर्स लग रहा था उसमें कितना एक्सेलरेशन आएगा अगर उसका मास m है। तो सेम चीज अब अप्लाई करेंगे हम लोग यहां पर कि ये जो पार्टिकल है, जैसे कि मैंने अभी इसकी बात करी पेन की, ये जो पार्टिकल है इसमें जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो एक्ट हो रहा है कितना? इतना। और मुझे देखना है कि इस पार्टिकल में कितना एक्सेलरेशन आएगा। इसके लिए मैं यूज करूंगा ये वाली इक्वेशन, तो A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई इसी पार्टिकल का मास। ये जो पार्टिकल है इसी पार्टिकल के मास से ही मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। तो जब ऐसा करूंगा तो ये इसको मैं A को G बोल रहा हूं यहां पर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको नाम दे दिया गया पूरा, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन। तो स्मॉल g से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, तो G इज इक्वल टू हो गया F बाई M, और ये निकल कर आ गया, देखिए F इज इक्वल टू हो गया जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, M से M कैंसिल हुआ तो आ गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए मुझे यहां पर ये इतना डिराइव करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि मुझे डेरिवेशन नहीं यहां पर करके चलना, बट फिर भी मैं यहां पर ले रहा हूं इसको। क्यों?
क्योंकि ये एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है जो कि एक हम लोग के दिमाग में इस तरीके से फीड होता है कि जो हम लोग अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए कि अगर कोई दो चीजें ऊपर से ड्रॉप करी जाए, ठीक है, जैसे कि एक बॉल हो बहुत हैवी और दूसरा एक फेदर हो, अगर इन दोनों को हम ड्रॉप करें कुछ हाइट से, हमारे जो नेचुरल ऑब्जर्वेशन है जिसको हम अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करते हैं कि जो फेदर होगा वो देर में आएगा और ये जो बॉल होगी वो जल्दी आ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे कि अगर ये जल्दी आ रही है यानी कि इस पे स्पीड जो है कि वो जल्दी बढ़ेगी, और ये वाला जो फेदर है इसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी कि पहले अगर दोनों की वेलोसिटी 0 थी इनिशियली और इसकी भी वेलोसिटी इनिशियली 0 थी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ गई और इसकी वेलोसिटी कम बढ़ी, मतलब कि अगर इसको बॉल मान लें और इसको फेदर मान लें तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू फेदर वाले की, यानी कि इसमें जो एक्सेलरेशन एक्ट हुआ वो ज्यादा हुआ, ऐसा हमें लगता है। बट रीजन उसके पीछे ये नहीं है। जो अर्थ हम इस पे एक्सेलरेशन एक्ट करती है, ठीक है, जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से इन दोनों पर आता है वो सेम आता है, इसमें भी जी आता है और इसमें भी जी आता है। अब कैसे आता है वो देखिए, इस जी के टर्म में क्या इस ऑब्जेक्ट का मास इंक्लूडेड है कहीं पर? देखिए ये जो जी है वो उस पे कहीं एम मास यहां पर दिख रहा है, कहीं इसमें जी दिख रहा है, कैपिटल जी दिख रहा है, कैपिटल एम दिख रहा है और आर दिख रहा है। कैपिटल एम और आर ये दोनों के दोनों किसके हैं? अर्थ की वैल्यूज हैं। जी तो एक कांस्टेंट है, यानी कि ये जो जी है वो अर्थ के सरफेस में मौजूद हर एक पार्टिकल के लिए सेम है, यानी कि मुझ पे, इस बॉटल पे, इस पेन पे, इस मोबाइल पे, इस कंप्यूटर पे, कहीं पर भी आप देखें अर्थ की सरफेस में कोई भी चीज है उसमें लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? सेम है। तो आखिर जो हम लोग का नेचुरल, जो हम लोग अपने चारों तरफ चीजें ऑब्जर्व करते हैं कि अगर एक फेदर और एक बॉल को अगर हम लोग ड्रॉप करें तो फेदर देर में आता है और ये जल्दी आ जाता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जो फेदर है इसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा है, तो इसमें जो एक अपवर्ड डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट होता है, जिसकी वजह से इसमें जो नेट फोर्स अप्लाई होता है वो कम हो जाता है, नेट फोर्स, और नेट फोर्स से ही जो होती है बॉडी वो मूव करती है। तो अगर हम किसी तरीके से क्या करें, जो एयर रेजिस्टेंस है वो हटा दें, यानी कि इस पूरे जगह पर एक, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा कमरा है या एक किसी भी तरीके का कमरा है जिसपे कि उसको एकदम सील किया जा सकता है, हवा उससे पास ना हो, और फिर उसके अंदर से क्या करें हम लोग, सारी हवा बाहर निकाल लें, यानी कि एक वैक्यूम क्रिएट कर दें। समझिए इसको कि अगर ये एक कमरा है और उस कमरे में क्या किया गया, इन दोनों को रख दिया गया, इन दोनों को रख दिया गया, तो यहां पर अगर हम लोग नीचे देखें, ऑब्जर्व करें कि पहले कौन आएगा, ठीक है, पहले यहां पर इसको रख दिया इस कमरे में और फिर इसको एक ही समय पे इन दोनों को यहां से ड्रॉप कराया, तो आप देखेंगे कि फेदर और ये बॉल दोनों के दोनों सेम टाइम पर यहां आके टच करेंगे। अनबिलीवेबल, बिलीव नहीं कर पा रहे कि अरे ये कैसे? आप इसको YouTube पर जाके सर्च कर सकते हैं, इस तरह की वीडियोस आपको बहुत मिल जाएंगी जहां पर एक वैक्यूम चेंबर पर एक बॉल, एक फेदर या फिर फेदर, हैमर, इन सबको एक साथ रखा गया और ड्रॉप किया गया, तो वो दोनों के दोनों सेम टाइम पर नीचे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर फिर कोई और फोर्स एक्ट नहीं हो रहा था, इसमें इन दोनों में उस वैक्यूम चेंबर के अंदर क्या एक्ट हो रहा था? सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा था। उसकी वजह से इन दोनों में जो एक्सेलरेशन आ रहा था, जी आ रहा था, और v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, क्योंकि ऊपर से जैसे नीचे ड्रॉप हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी तो यहां पर 0 हो गई, तो v इज इक्वल टू जी टी दोनों के लिए, क्योंकि g और g दोनों के लिए सेम है, तो सेम वेलोसिटी दोनों अटेन करेंगे और साथ ही साथ दोनों नीचे आएंगे। यहां से ये भी देख सकते हैं कि s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर से आ रहा है तो GT स्क्वायर ले सकते हैं, तो ये दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे सेम टाइम पे।
बात क्लियर? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट हो, अगर वो अर्थ की सरफेस के पास है तो उसमें लगने वाला जो एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी की वजह से, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमेशा सेम होता है हर एक पार्टिकल में। वो बात है कि जब हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं तो उस पर कुछ और फोर्स एक्ट हो रहे होते हैं, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस, तो वो फिर अलग अलग तरीके से चीजें गिरती हैं ऊपर से, वरना जो चीजें हैं वो एक ही जैसे गिरे। आप इस पे एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको कि आप अभी बैठ के समझ सकते हैं। आपने ये जरूर देखा होगा कि पैराग्लाइडर्स वगैरह को, ठीक है, वीडियोस वगैरह आपने हो सकता है देखी हो, ना देखी हो, मूवीज वगैरह में देखो, कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग एरोप्लेन से बहुत ऊंचाई से जंप करते हैं तो पहले बहुत तेजी से गिर रहे होते हैं, फिर वो पैरासूट खोल देते हैं और फिर आराम से गिरते हैं। तो हुआ क्या? पैरासूट तो उनके पास पहले भी था, बट वो बहुत तेजी से गिर रहे थे, उनकी वेलोसिटी क्या थी? बहुत ज्यादा थी। बट जब उन्होंने उस पैरासूट को खोल दिया, ठीक है, क्या किया? उस पैरासूट को खोल दिया, तो उस पैरासूट को खोलने की वजह से जो उसका सरफेस एरिया था वो बढ़ गया, तो उस पे जो एयर रेजिस्टेंस था उसकी वजह से जो नेट फोर्स अब एक्ट हो रहा था उस इंसान के ऊपर वो कम होने लगा। बात समझ पे आई? तो सेम चीज होता है यहां पर इसके और इसके साथ, कि अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो हर एक चीज कैसे गिरेगी? सेम टाइम पर ही स्ट्रक करेगी अगर उनको सेम हाइट से ड्रॉप किया गया। क्लियर? क्योंकि उस पर जो लगने वाला एक्सेलरेशन है वो कैसा है? सेम है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है। और इसकी जो वैल्यू होती है नियर सरफेस, हम लोग ये लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कभी इसको हम लोग G = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं। क्लियर? अब अभी तक मैं बार बार बोल रहा था नियर सरफेस, नियर सरफेस, नियर सरफेस, तो क्या सरफेस के अलावा कहीं हम और भी इसको देख सकते हैं? बिल्कुल। अगर सरफेस से हम लोग ऊंचाई पर जाए तो जो G की वैल्यू होती है वो चेंज होती है, और अगर सरफेस से हम लोग जमीन के, मतलब जो जमीन है हम लोग की सरफेस है उससे नीचे जाएं तो वहां पर भी चीजें चेंज होती हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो G की वैल्यू है ये जो निकल कर आई है ये सरफेस के ऊपर निकल कर आई है। अभी जो हम लोग आगे निकालने वाले हैं वो निकालेंगे कि अगर कुछ हाइट में ऊपर चले जाए, जो हाइट क्या हो, कंपेरेबल हो R से, तब उस केस में जो हम लोग का G है उसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी। क्लियर? और अगर हम लोग जो अर्थ है उसके अंदर जाएं तो तब उस G की वैल्यू कैसे चेंज होगी। तो आइए उसको देखते हैं। तो वेरिएशन इन G विद एल्टीट्यूड, ऊंचाई के साथ G किस तरीके से बदलेगा वो हम लोग को देखना है। तो देखिए, इसके लिए मैंने कहा जैसे कि हम लोग डेरिवेशन नहीं करने वाले, इसके लिए जो हम लोग का रिक्वायर्ड फॉर्मूला है वो बनकर आएगा कुछ ये। देखिए, इस फॉर्मूले में ये R और ये R+H ये इस तरीके से टर्म आ रहे हैं, तो यहां पर इनका मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। तो ये जो G प्राइम है, ये G प्राइम हो गया कि जब H हाइट में कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसमें कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होगा, उसको हम लोग G प्राइम कह रहे हैं। तो अगर सरफेस में G है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं एक फैक्टर से। तो देखिए, ये R² लिखा है, नीचे भी R+H का होल स्क्वायर लिखा है, यानी कि ये जो R² है इसकी जो डायमेंशन है वो है मीटर स्क्वायर, और जो नीचे जो है डायमेंशन, यानी कि यूनिट कह रहा हूं मैं, डायमेंशन तो फिर L² होगा। तो यहां पर जो नीचे हम लोग का यूनिट है वो भी क्या है, मीटर स्क्वायर होगा, यानी कि ये से क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, और सिर्फ एक नंबर हम लोग को मिलेगा जो कि एक्ट होगा एज अ फैक्टर इसकी वैल्यू डिक्रीज करने के लिए। क्या मतलब है इसका, समझ पे आ जाएगा आपको। देखिए, तो होगा क्या कि अगर हमारी जो अर्थ है वो ऐसी है और इसका रेडियस R है, और अब पार्टिकल जो है वो कुछ इस ऊंचाई पर है, ठीक है,
या मान लीजिए इस ऊंचाई पर है, तो ये जो सरफेस से h ऊंचाई है वो हो गई ऐसे, और सेंटर से यहां तक ये हो गई r। अब जब h कंपेरेबल टू क्या है हम लोग का r है, h कंपेरेबल टू r है, यानी कि हम लोग जो ये हाइट है वो इतनी हाइट पर चले गए हैं कि वो r से के जो ऑर्डर है उसके आसपास कहीं मिल रही है। तो उस केस में जो h होगा वो अपना इफेक्ट शो करने लगेगा, और उसकी वजह से जो g की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो कितनी चेंज होगी, सरफेस में होती है इतनी, r यहां पर हम लोग वैल्यू रख देंगे अर्थ की, और यहां पर फिर क्या होगा r प्लस h, जो भी h है उसकी वैल्यू और उसका स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो g प्राइम निकल कर आ जाएगा। तो अभी अगर हम लोग सिर्फ अर्थ की बात करें तो यहां पर r की वैल्यू हम लोग 6400 किलोमीटर ऐसे रख सकते हैं, और फिर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी h होगा, इसको और सॉर्ट किया जा सकता है। बट ये हम लोग का थोड़ा एक जनरल एक्सप्रेशन है, जहां पर जो हम लोग का g है अगर उसकी वैल्यू दी हो, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू दी हो, मतलब कोई क्वेश्चन ही ऐसा आ जाए जिसमें ये ना माने कि वो अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन है उसकी बात हो रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है, बट अर्थ की यहां पर नहीं है, वो मान लीजिए किसी मार्स पे है, जुपिटर में है, कहीं और है, तो उस केस में ये g की वैल्यू हाइट के साथ कैसे वेरी करेगी। तो वहां पर हम लोग को r और ये सब डिफरेंट डिफरेंट लेना होगा, जो भी वो प्लैनेट होगा उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग। तो जो भी चीजें होंगी हम लोग को क्वेश्चन में गिवन रहेंगी, तो हमें ये चीज ढूंढनी होती है क्वेश्चन से। क्लियर। अब इसी में अगर क्या हो कि जो h है वो r से बहुत छोटा हो, क्या हो, r से बहुत छोटा हो, यानी कि वही बात आ गई जैसे कि मैं शुरुआत में केस लेके चला था कि अगर ऑब्जेक्ट इस जगह पर हो, तो अगर ऑब्जेक्ट इस जगह पर है तो 30 मीटर, 40 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि जो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो फर्क पड़ता है बहुत कम होता है, इतना कम जिसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो अगर हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर दें तो हम लोग के पास जो निकल कर आता है एक्सप्रेशन, वो निकल कर आता है ये कैसे निकल कर आया, यहां पर हम लोग इसको जो r होता है वो कॉमन लेते हैं, और कॉमन लेने से फिर हम लोग का यहाँ पर 1 प्लस h बाई आर बन जाता है, और उसको हम लोग फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देते हैं, वहां से हम लोग की ये चीज निकल कर आ जाती है। क्लियर। तो ये हो गया g प्राइम इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h बाई आर। तो अगर हम लोग को वेरिएशन इन g विद एल्टीट्यूड देखना है, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई के साथ, उस केस में हम लोग के पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये जिसको मैंने समझा दिया, दूसरा ये जब h जो हो वो काफी छोटा हो r से, उस केस में हम लोग ये लेते हैं, एकदम उसको नहीं हटा देंगे, बट ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इसको, ठीक है। बट उस पे भी अगर ये फैक्टर बहुत छोटा बन गया, जैसे कि 30 मीटर हो, नीचे 6400 किलोमीटर हो, तो क्या ही इसकी वैल्यू निकल कर आएगी, 1 से कितना माइनस कर दोगे कि वो उसकी वैल्यू छोटी हो जाए। क्लियर। यानी कि इस तरीके से हम लोग को चीजें देखनी होती हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं जमीन के अंदर। तो अगर हम लोग को क्या करना है, देखना है कि जमीन के अंदर जाने में कितनी वैल्यू चेंज होती है, तो वो देखते हैं क्या होता है। तो वेरिएशन इन जी विद डेप्थ, गहराई के साथ जी में कितना डिफरेंस आ रहा है वो हम लोग को देखना है। तो देखिए, अगर अर्थ है, इसका रेडियस r है, और डी डेप्थ हम लोग क्या करें, डी डेप्थ में ऐसे जाएं, सरफेस से कंसीडर कर रहे हैं ये d, ठीक है, सेंटर से नहीं मेजर कर रहे हैं, सरफेस से कर रहे हैं। h को भी हम लोग ने सरफेस से मेजर किया था, तो डेप्थ को भी हम लोग सरफेस से ही मेजर करेंगे। जैसे कहते हैं ना 2 मीटर गड्ढा खोद दो, तो 2 मीटर का गड्ढा खोदोगे सरफेस से ही तो मेजर करोगे, सेंटर थोड़ी ना करने लगोगे अर्थ के। बात समझ पे आई। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जो d है d को सरफेस से मेजर करेंगे, तो ये निकल कर आ गया d, अगर फिर उसके लिए हम लोग के पास ये एक्सप्रेशन निकल कर आ जाता है कि g प्राइम जो होता है g मल्टीप्लाइड बाई g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द सरफेस, ठीक है, या फिर कह लीजिए ऑन द सरफेस। हम लोग की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ये उसकी वैल्यू है, और अगर ये क्या हो डेप्थ में जाए तो इस तरीके से वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें, कि जो d है अगर वो r के बराबर हो जाए, क्या हो जाए, जो d है वो r के बराबर हो जाए, तो होगा क्या
डी यहां पर r बाई आर हो जाएगा, डी की जगह पर ये r बाई आर यानी कि 1। तो जैसे ही 1 होगा तो 1 - 1 0, तो g प्राइम की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0। यानी कि अर्थ में जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते जाते हैं वैसे वैसे जो g की वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती जाती है, और जैसे जैसे हम लोग सरफेस से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे भी जो g की वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है। कैसे होती है वो पिछले उस पर पता चल गया, डेप्थ में जाने में कैसे होती है वो इस एक्सप्रेशन से हम लोग को पता चल रहा है। क्लियर? तो इसमें जो आप लोग को ध्यान देना है वो क्या ध्यान देना है, एक तो ये और दूसरा ये फॉर्मूला और इससे जो रिलेटेड चीजें थी वो। अब चलते हैं आगे। बात यहीं पर खत्म नहीं होती कि एक बार हम लोग जमीन के अंदर चले गए और एक बार सरफेस से ऊपर चले गए तो जी वेरी कर रहा है। जी वेरी करता है अर्थ के रोटेशन से भी, ठीक है, जो जी है वो वेरी करता है अर्थ के रोटेशन से भी। तो कैसे चेंज होता है आइए उसको देखते हैं। देखिए, आप लोग ने अगर किसी पत्थर को अपने रस्सी में कभी बांध कर ऐसे घुमाया, कभी पतंग उड़ाते हुए, पतंग तो अब उड़ के चली गई, कट गई, बचा क्या? धागा। तो धागे में कहीं पत्थर बांध के उसको ऐसे घुमाने लगे, तो आपने महसूस किया होगा कि अगर उसको घुमाते घुमाते क्या हो, वो आपके हाथ से छूट जाए, ठीक है, घुमाते घुमाते क्या हो आपके हाथ से छूट जाए, तो वो क्या होता है, एक डायरेक्शन में ऐसे निकल जाता है। यानी कि उस पे एक फोर्स एक्ट होता है जिसको हम लोग एक्चुअली वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम उसको नाम देते हैं, और वो हम लोग का एक स्यूडो फोर्स होता है, ठीक है। तो वहीं से एक चीज निकल कर आती है, और वो निकल कर आती है ये कि अगर अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो उस पे अगर कोई एक पार्टिकल रखा हो, मान लीजिए कि अर्थ है जैसे ये, ठीक है, अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, तो उस पे अगर कोई एक पार्टिकल है तो उसमें बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, और वो एक स्यूडो फोर्स होता है। तो उस स्यूडो फोर्स की वजह से जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू जो होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट होती है अर्थ में, और उसके ये जो अर्थ है उसके रोटेशन की वजह से, उसके रोटेशन की वजह से एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, एक भले ही वो एक स्यूडो फोर्स है बट वहां पर वो एक्ट होगा, और कैसे क्या करेगा, इस जी की वैल्यू को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इधर फोर्स एक्ट हो रहा है, रोटेशन की वजह से इधर फोर्स एक्ट हो रहा है। उन दोनों का जो रिजल्टेंट हम लोग का फोर्स होगा उससे जब हम लोग चीजें कैलकुलेट करेंगे तो निकल कर आएगा कि जो इफेक्टिव वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी इतनी, वो निकल कर आएगी इतनी। तो यहां पर अब ये चीजें क्या है, इस एक्सप्रेशन में क्या है, वो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये जो जी है, तो ये वही जी है जो कि हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस, ठीक है, सरफेस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और ये जो आर है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, ये जो ओमेगा है ये इस अर्थ के घूमने की, जो हम लोग की घूर्णन गति जिसे कहते हैं वो है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो लैम्डा है वो क्या है, लैम्डा को आप समझ लेते हैं अच्छे से कि आखिर ये लैम्डा किस तरीके से वेरी कर रहा है और ये क्या है। तो जो लैम्डा है इसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं एक अर्थ ऐसे ड्रॉ करूं तो उस पे एक इक्वेटर है, ये यहां पर पोल है, नॉर्थ पोल, और इधर साउथ पोल। तो इधर इस जगह पर, यहां पर जो हम लोग अगर सेंटर से एक ऐसा माने कि ये ऐसा है, और इस पर इसके ऊपर एक ऐसी एक एक्सिस ऐसे रखी हुई, तो ये वाला जो नीचे मैंने पर्पल कलर से बनाया है वो और रेड के बीच में एक एंगल है, उस एंगल को हम लोग यहां पर लेम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेम्डा कहते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग अगर पोल की तरफ बढ़ते जाएं, इक्वेटर से क्या करें, पोल की तरफ बढ़ते जाएं, तो उस केस में होगा क्या कि अगर पॉइंट यहां पर लिया तो ये जो अल्फा होगा, सॉरी वो जो लैम्डा होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी पहले 0 थी, 0 से अब कुछ हो गई। उसके बाद इधर जाएंगे तो और वैल्यू बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो और बढ़ेगी, और जैसे ही हम लोग पोल पे जाएंगे, पोल पे
तो यहां पर बन जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब इक्वेटर की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां का जो लैटिट्यूड है वो होता है 0 डिग्री, और इधर जो होता है वो होता है 90 डिग्री पोल पर। तो इसीलिए यहां पर लिखा है कि एट द इक्वेटर, अगर इक्वेटर की बात करें तो जो लैम्डा है उसको 0 पुट कर देंगे तो कॉस स्क्वायर 0 की वैल्यू हम लोग की 1 निकल कर आ जाएगी। उस केस में ये वाला जो टर्म है वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्योंकि ये वाला टर्म मैक्सिमम हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिमम। कैसे समझाता हूं मैं। जैसे ये g है, g की वैल्यू अगर हम लोग सरफेस में मान रहे हैं 9.8 या 10 मान लीजिए, समझना है ना हम लोग को। तो यहां पर अगर 10 मान लिया और फिर यहां पर r ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लेट अस सपोज यहां पर कितनी है? 2 है। सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूं कैसे हम लोग यहां पर देखेंगे चीजें वेरी हो रही हैं। तो r ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 है और cos स्क्वायर लेमडा, इसी की वैल्यू यहां पर अब डिसाइड करेगी किस तरीके से ये जो g लेमडा प्राइम निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा। तो यहां पर देखिए, अगर लेमडा कितना है? 0 है, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो ये वाला जो पूरा फैक्टर है, ये वाला फैक्टर कैसा हो गया? मैक्सिमम हो गया। ये 2 का 2 ही रहा क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई कितना हुआ? 1। तो उसकी वजह से जो ये अब माइनस होगा वो माइनस होने के बाद 8 आ जाएगा, यानी कि इस पूरे की वैल्यू 8 निकल कर आ गई। इसी में अगर मैं लेमडा की जगह कितना ले लूं? 90 डिग्री, तो होगा क्या? g लेमडा प्राइम इज इक्वल टू, यहां पर पहला था ये जो g की वैल्यू वो 10 मान के चल रहे हैं कि ये जो g है वो 10 है, और r ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है 2, और जो लेमडा है, लेमडा जब 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि ये हो जाएगा 0। तो ये निकल कर आ जाएगा कितना? 10 माइनस 0 यानी कि 10। तो g लेमडा प्राइम, जो g लेमडा प्राइम निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? 10 निकल कर आया। और यहां पर कितना निकल कर आया? 8। तो क्या हुआ? ये जो r ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी जब लेमडा इक्वल टू 0 था, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम रही, जिसने कि क्या किया? इस g की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, ज्यादा से ज्यादा डिक्रीज कर दिया। तो इसकी पूरे की वैल्यू जो मतलब यानी जो g प्राइम है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? मिनिमम हो गई। कितनी हो गई? मिनिमम हो गई। जैसे कि ये देखिए 8 निकल कर आ गई। और अगर हम लोग क्या बात करें पोल्स पे, जहां पर लेमडा इक्वल टू 90 डिग्रीज है, तो जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई हम लोग की कम, खत्म, ठीक है, 0 हो गई। जैसे कि यहां पर देख पा रहे हैं 0 हो गई। उसकी वजह से ये जो g प्राइम है वो g के ही बराबर हो गया, यानी कि जो पोल्स पे होता है वहां पर जो इसकी g की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, और जो इक्वेटर होता है उस पे g की वैल्यू कम होती है। अब बीच में कहीं पर निकालने के लिए वो चीज पूछ सकता है, ठीक है। तो ये थी इससे रिलेटेड चीजें। अब चलते हैं आगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में। तो आखिर ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है क्या? प्लैनेट जानते हैं, छोटी क्लासेस में बहुत रटाया गया होगा, 8 प्लैनेट्स। अगर आप लोग ने और पहले सुना हो तो पहले बोला जाता था 9 प्लैनेट्स। तो क्या एक प्लैनेट कहां चला गया? वो कहीं नहीं चला गया। हम लोग क्या करते हैं, उसको कैटेगराइज जब करते हैं तो प्लैनेट की एक डिफिनीशन होती है। प्लैनेट की डिफिनीशन में जो चीज फिट हो रही होती है उसको हम लोग बोल देते हैं प्लैनेट, जो उस पर फिट नहीं हो रही होती उसको बोल देते हैं हम लोग कि वो प्लैनेट नहीं है। तो इसी तरीके से प्लूटो के साथ हुआ कि प्लूटो पहले क्या था, एक प्लैनेट कंसीडर किया जाता था, बट जब उस पर और हम लोग ने ऑब्जर्वेशन किए, स्टडी करी, तो पता चला कि वो भले ही उस सन के चारों तरफ घूम रहा, बट वो जो और चीजें हैं प्लैनेट बनने के लिए उसको वो फॉलो नहीं कर रहा। मतलब कि वो जो प्लैनेट की डिफिनीशन है उस पर वो फिट नहीं हो रहा, इसकी वजह से उसको डॉर्फ प्लैनेट्स की श्रेणी में रख दिया गया था। यानी कि जो प्लैनेट होते हैं, अगर हम उसकी एक बेसिक डिफिनीशन बनाएं तो ये बना सकते हैं कि सन के चारों तरफ जो चीज घूमती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लैनेट्स। बट साथ ही साथ सिर्फ यही डिफिनीशन नहीं होती प्लैनेट की, और भी
पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होता है, जो कि अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि सन के चारों तरफ अगर कोई चीज मूव कर रही है, मतलब प्लैनेट्स अगर मान के चले कि मूव कर रहे हैं, तो मतलब उनको हम लोग जो भी बॉडी मूव कर रहे हैं उसको प्लैनेट कहेंगे। और ये जो प्लैनेट है वो किस तरीके से सन के चारों तरफ घूमते हैं, वो चीज हम लोग को जाननी है और समझनी है। तो आइए इसको समझते हैं कि जो केपलर्स के नियम है वो क्या बताते हैं किसी भी एक जो हम लोग का प्लैनेट होता है उसके मोशन के बारे में जब वो सन के चारों तरफ मूव करता है। तो जो केपलर्स के नियम है वो कितने हैं? 3 नियम है। पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा है लॉ ऑफ एरियाज और तीसरा है लॉ ऑफ पीरियड्स। तो अब इनको एक एक करके समझते हैं आखिर है क्या। तो देखिए, लॉ ऑफ ऑर्बिट में क्या कहता है कि सन के चारों तरफ प्लैनेट घूम रहे हैं, बट कैसे घूम रहे हैं? देखिए, क्योंकि अगर आप ऐसे खड़े हो और आपके चारों तरफ कोई घूम रहा ऐसे, उसको भी हम लोग कहेंगे कि आपके चारों तरफ घूम रहा है। अगर कोई दूसरा आदमी कोई इस तरह घूम रहा, उसको भी कहेंगे कि आपके चारों तरफ घूम रहा है। अगर कोई तीसरा हो वो घूमे तो उसको भी कहेंगे कि आपके चारों तरफ घूम रहा है, अगर वो भी कुछ इस तरीके से घूमे। तो वो घूम तो रहा है, बट वो किस पाथ में घूम रहा है, क्या उसका कोई एक पर्टिकुलर पाथ है? तो यही चीज हम लोग को बताया जाता है। पहले लॉ से हमें मतलब पता चलता है कि जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ किस तरीके से घूमता है। तो जो प्लैनेट होता है वो एक्चुअली एक इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। तो जो इलिप्स होता है, इलिप्स के 2 फोकस होते हैं जिनको हम लोग फोकाई कहते हैं, प्लूरल फॉर्म में फोकाई कहते हैं। तो किसी एक फोकस पर, ये जो इलिप्स है उसके किसी एक फोकस पर मौजूद होगा जब सन, तो फिर उसके चारों तरफ ऐसा जो बनेगा हम लोग का रीजन, वो एक इलिप्स फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहां पर इसके चारों तरफ ऐसे प्लैनेट रिवॉल्व करता है। क्लियर? तो ये जो चीज दिख रही है वो क्या है कि अगर यहां पर क्या है, सन है, तो सन रखा हुआ है इस एलिप्स के एक फोकस पे, और यहां पर क्या है, प्लैनेट है जो कि मूव कर रहा है इसके चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट हम लोग को ये बताता है। तो ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ एलिप्स। क्लियर? अब इस एलिप्स में 2 चीजें होती हैं हम लोग की, एक तो होती है मेजर एक्सिस और दूसरी होती है माइनर एक्सिस। तो सर्किल का वो हिस्सा जिसको ऐसे पकड़ के फैला दिया जाए, तो जब इसको फैलाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये वाला जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और ये इधर वाला जो एक्सिस है वो फैल जाएगा। यानी कि इस पे एक एक्सिस बड़ा होगा और एक एक्सिस छोटा होगा, जबकि जो सर्किल होता है उस पे दोनों एक्सिस बराबर होते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, एक एक्सिस छोटा एक एक्सिस बड़ा। तो जो बड़ा वाला होता है उसको कहते हैं मेजर एक्सिस और जो छोटा वाला होता है उसको कहते हैं माइनर एक्सिस। तो अभी और हमें समझ पे आएगा कि आखिर इसको और इस पे क्यों, इस पे मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूं कि मेजर एक्सिस कौन सा है, माइनर एक्सिस कौन सा है। तो यहां से तो हम लोग को पता चल गया कि जो हम लोग का प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ किस ऑर्बिट में घूमता है, ये हम लोग को पता चल गया। बट ये जो उनका घूमना है इसके चारों तरफ, क्या उस पे कंसिस्टेंसी है? क्या वो इस तरीके से घूमते हैं कि जो भी उस पे मूवमेंट है वो ऐसा ना हो कि एलिप्स तो फॉर्म हो रहा हो, एलिप्स तो फॉर्म हो रहा हो, बट सन अगर ऐसे तो ऐसे एलिप्स फॉर्म हो जाए, या ऐसे एलिप्स फॉर्म हो जाए, या ऐसे एलिप्स फॉर्म हो जाए। तो उसके लिए जो है हम लोग का वो है अगला, जहां पर निकल कर आता है हम लोग का लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो है हम लोग का da/dt इक्वल टू कांस्टेंट। बट ये जो चीज डिफाइन करती है वो डिफाइन करती है कि एक जो मोशन होगा वो एक प्लैनर मोशन होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व्ड होता है, वहां से ये चीज निकल कर आती है। तो वो सब चीजें अभी आपके जो सिलेबस है उसमें नहीं है, फिर भी मैं ये बीच बीच में कुछ बातें बता देता हूं ताकि आपको इंटरेस्ट जगे। ठीक है, कि हम लोग को सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना, फिजिक्स सीखनी भी है। तो देखिए, ये जो सन है उसके चारों तरफ अगर वो जो प्लैनेट है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है,
तो देखा क्या गया है कि अगर मैं इस तरीके से 4 पोजीशन कंसीडर करूं, ठीक है, क्या करूं, 4 पोजीशन ऐसे कंसीडर करूं, और फिर उसके बीच में यहां पर एक एरिया निकालूं, क्या करूं, एक एरिया निकालूं। जब प्लैनेट ए से बी की तरफ मूव कर रहा हो तो क्या होगा, ये एक ऐसा रेडियस बनेगा, है ना, रेडियस यानी कि रेडियस वेक्टर। तो वो रेडियस वेक्टर क्या करेगा, जब प्लैनेट बी में पहुंच जाएगा तो एक एरिया को स्वीप करते हुए जाएगा। यानी कि जैसे कि ये पेन है, तो पेन क्या करे कि जब ये ऐसे मूव करेगा, यहां पर जैसे मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है, तो सोचिए कि अगर ये गीला है इस तरफ से, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो मेरे हाथ में एक ऐसा एरिया छप जाएगा ना। या फिर कभी आपने धूल लगी गाड़ी में ऐसे हाथ से कभी कलाकारी करी, तो आपकी उंगली तो एक ही थी बट उससे आपने बहुत बड़ा एक एरिया स्वीप कर दिया था। वैसे ही यहां पर भी है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक रेडियस वेक्टर कंसीडर किया, तो वो कितना एरिया स्वीप कर रहा है इस जगह पर ए से बी जाने में, हम लोग ने माना कि कुछ कर रहा है। लेट अस सपोज इसका जो एरिया है वो है ए, ठीक है, यहां पर पोजीशन ए की बात हो रही, बट मान लीजिए कि अभी जो एरिया है उसका भी एरिया ए ही है, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ और भी नाम दिया सकता है बट इसको अब लिखा हुआ है तो उसको मान लीजिए कि ये क्या है, यहाँ पर सिर्फ पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है प्लैनेट की, कि इस ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और डी पॉइंट, यहाँ पर ये जो एरिया है उसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अगर इसका एरिया ए है और यहां पर ये इस तरीके से हम लोग देखें कि इसका एरिया जो है वो ए है, अगर तो यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा वो सेम लगेगा। यानी अगर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है अगर हम लोग के, तो इतना एरिया कवर करने में उसको टाइम भी हम लोग को क्या लगेगा, सेम लगेगा। यानी कि da/dt जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जो हम लोग का रेडियस वेक्टर है वो क्या करता है, इक्वल एरिया स्वीप आउट करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी कि अगर मैं बात करूं कि 10 दिन में इसने कितना एरिया स्वीप किया होगा इस जगह पर, ठीक है, तो यहां पर वो क्या करेगा, हो सकता है क्योंकि यहां पर जो एरिया है हम लोग का, देखिए यहां पर ऐसा बहुत बड़ा सा है, तो उतना ही एरिया अगर हम लोग जब बात करेंगे तो वो थोड़ा जल्दी स्वीप कर सकता है उसको, ठीक है, वो उसको जल्दी स्वीप कर सकता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग की बात निकल कर आती है कि जो एरियल वेलोसिटी होती है da/dt वो कांस्टेंट होती है। तो अगर हम लोग का जो एरिया है वो ऐसा स्वीप आउट हो रहा है, तो यहां पर ये जो यहां से यहां तक मूव करने की ड्यूरेशन है वो हम लोग की डिफरेंट हो जाएगी। जैसे यहां से यहां तक ये पार्टिकल इधर से ऐसे मूव करे, क्लियर। तो da/dt वो हम लोग का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जहां पर ये जो t है वो क्या है, हम लोग का टाइम पीरियड है। ये यहां पर हम लोग का ये स्मॉल t है, ठीक है, ये यहां पर स्मॉल t है, ये कैपिटल T नहीं है, और ये टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। तो ये da/dt हम लोग का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्लियर। अब चलते हैं आगे और देखते हैं इस पे तीसरा वाला लॉ जो हम लोग का है वो क्या है, लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड कहता है कि ये जो हम लोग का ऐसा जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ जैसे मूव कर रहा है। अब सन हम लोग का अभी इधर था, इधर बना हुआ था, अभी इधर मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम अभी तक एक सोच सकते हैं कि अभी उधर से देख रहा था, अभी इधर से देखने लगे, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि इस पे जो तीसरा लॉ है वो ये है सेमी मेजर एक्सिस। तो ये एलिप्स है, इसकी ये मेजर एक्सिस हो गई, और ये वाला जो हिस्सा है ये हो गई सेमी मेजर एक्सिस, या फिर ये यहां से ऐसा जो बना हुआ है ये वाला पोर्शन ये हो गया सेमी मेजर एक्सिस। तो इस सेमी मेजर एक्सिस को हम लोग कहते हैं ए। तो जो टी स्क्वायर होता है वो प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है। टी स्क्वायर यानी कि जो इसका हम लोग का टाइम पीरियड है इसके रिवॉल्यूशन का, टी जो इसका
टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल होता है, उसका मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है ये जो ए है उसके क्यूब के। ठीक है, तो किसी प्लैनेट का अगर ए बढ़ेगा तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो भी बढ़ेगा। इसी वजह से जो टाइम पीरियड होता है उसका क्या कहते हैं, जुपिटर का या सैटर्न का, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अर्थ। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ का ये जो सेमी मेजर एक्सिस होता है वो लेस होता है एज कंपेयर टू जो जुपिटर है या सैटर्न है। जबकि जो हम लोग का अगर हम लोग ए देखें किसका, वीनस का, ठीक है, या मान लीजिए उसका क्या कहते हैं मरकरी का, तो ये इन दोनों के जो ए हैं वो कम है। क्यों? क्योंकि सन मान लीजिए यहाँ पर है और ये अर्थ है हम लोग का, और जो वीनस है वो इधर है, और जो मरकरी है वो कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, और ये छोटा होता है, तो मैं सिर्फ ऐसे कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है ये। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इसका देखिए जो ए है वो छोटा होता जाएगा, तो ये सन के चारों तरफ जल्दी चक्कर लगा लेगा। तो इससे भी हम लोग के जो क्वेश्चन होते हैं वो फॉर्म होते हैं इसके बेसिस पे। तो हमें ये चीज भी ध्यान रखनी है, इस पे हम लोग को प्रोपोर्शनलिटी का यूज करके, क्योंकि दो चीजों में हम लोग को कंपेयर करना होता है, तो उस केस में यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हम लोग की काम आती है। जैसे कि इस तरह हो सकता है कि अगर ये प्लेनेट इतने टाइम में मूव कर रहा है तो ये वाला पीरियड कितने टाइम मूव करेगा, जहां पर इसकी सेमी मेजर एक्सिस कुछ है, इसकी सेमी मेजर एक्सिस कुछ है, तो हम लोग वहां से कंपेयर करके चीजों को निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा हुआ है तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के मान सकते हैं कुछ भी, कोई कांस्टेंट जो कि इसके ऐसे बराबर कर दिया जाएगा, और फिर जो भी चीजें होंगी उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो के होता है वो सब उस प्लेनेट पे डिपेंड करता है, मतलब चीजें वहां से हम लोग की निकल कर आती हैं। क्लियर? अब चलते हैं आगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। तो अभी हम लोग ने क्या देखा कि अगर कोई प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ मूव कर रहा है तो वो किस तरीके से मूव करेगा, उसके जो लॉज हैं वो हम लोग ने देखे थे। अभी क्या है, अभी हम लोग वापस आ जाते हैं और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि बात करते हैं कि किसी प्लैनेट में अगर हम लोग खड़े, जैसे कि अर्थ की बात करें, उस पर हम लोग खड़े हैं, तो अभी जैसे मैंने बोला कि ये थोड़ी देर पहले कि ये जो पेन है अगर इसको मैं यहां से छोड़ू तो ये क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो इसको फोर्स लगने की बजाय हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि इस पे एक पोटेंशियल एनर्जी है जिसकी वजह से क्या हुआ, ये ड्रॉप हुआ और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो आखिर ये पोटेंशियल एनर्जी निकल कर कैसे आती है और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की आखिर ये होता क्या है। तो इसको जो डिफाइन किया जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होती है कि अगर कोई इधर मास है m1 है और यहां पर कोई दूसरा मास है m2, क्लियर, तो ये और ये इनका सेंटर अगर r डिस्टेंस पे है, कितना है, r डिस्टेंस पे, तो इस m2 मास को इस m1 मास के r रीजन तक लाने में, कहां से, हम लोग इनफाइनाइट से जैसे कंसीडर कर रहे हैं, तो वहां से लाने में हम लोग को जो ये लगेगा, ठीक है, वर्क डन जो करना पड़ेगा, इसको हम लोग ये नहीं, यहाँ पे ये 0 होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक है, ये 0 होगा। क्या करेंगे, देखिए कि अगर ये दोनों बिल्कुल चिपके हुए रखे होते हैं, ये m1 और m2 कैसे होते हैं, एकदम चिपके हुए रखे होते हैं, फिर उन दोनों का हमें ऐसे सेपरेट आउट करना होता है। क्या करना होता है, सेपरेट आउट करना होता है। यानी कि m1 और m2 अगर बिल्कुल पास रखे होते तो r की वैल्यू कितनी होती, 0 होती। और अब अगर उनको सेपरेट आउट किया है तो इनमें जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, r हो गई। तो जब इनमें डिस्टेंस r हो गई तो इनमें क्या लगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि क्या कर रहा है, इन दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे की तरफ। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ऐसे खींच रहे हैं। ठीक है, अभी जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा मास हो, कोई अर्थ जैसा हो कि हम लोग कैसे खींच पाएंगे, हम लोग कैसे खींच पाएंगे, हम छोटे से पे भी कंसीडर करते हैं। हर एक पार्टिकल पे, एक छोटे छोटे पार्टिकल में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है एक दूसरे के ऊपर। तो वहां पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि ये है ना, ये दोनों, इन दोनों पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो अगर अब मैं इसको जैसे दूर ले जा रहा हूं
तो इस पे भी एक एनर्जी स्टोर हो रही है। तो वो एनर्जी किस वजह से स्टोर हो रही है? जब मैं एक्सटर्नल वर्क एक्ट कर रहा हूं। यानी कि अगर हम लोग वर्क निकाल लें ग्रेविटेशनल फोर्स के फोर्स को इस्तेमाल करके और उस पर कितना मूवमेंट हुआ वो dr ले लें, जो कि हम लोग वर्क का फॉर्मूला जानते हैं, तो वो उस पर जब माइनस साइन कर देंगे, क्योंकि हम लोग उसको जो वर्क हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा उसके अपोजिट में वर्क कर रहे हैं ना हम लोग, वो वाला वर्क यहां पर एनर्जी की तरह आएगा। तो ये जो वर्क का एक्सप्रेशन निकल कर आया वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स वाले फोर्स की एक्सप्रेशन से। बट हम लोग को क्या करना है? अपने फोर्स को करना है। तो हम लोग अब अलग से अपना फोर्स नहीं लगाएं, देखेंगे कितना होगा, वो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स वाला ही फोर्स कंसीडर कर लेते हैं और फिर उस पे लगा देते हैं माइनस। तो यानी कि ये हो जाता है कि हम लोग ने जो वर्क किया वो इतना किया और इतना ही वर्क स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ये जो वर्क था ये था ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होने वाला वर्क। बट क्योंकि हम लोग इतने कि जस्ट अपोजिट वर्क कर रहे हैं उसको सेपरेट आउट करने के लिए, और वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो इस पूरे को हम लोग कह देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल ये सेम वैसा ही केस है जैसे कि किसी स्प्रिंग को आप फैलाएं ऐसे, ठीक है, स्प्रिंग को ऐसे फैलाएं और छोड़ दें तो फिर क्या होगा? पास आ जाएगा। तो स्प्रिंग को जो आपने फैलाया तो हम लोग ने वर्क किया, वो वर्क उस पर स्टोर हुआ एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो वहां से जो एक्सप्रेशन हम लोग का निकल कर आता है वो निकल कर आ जाता है ये। जब इसको सॉल्व करेंगे, मैं नहीं बता रहा अभी डेरिवेशन क्योंकि जरूरत नहीं है, तो आपके पास दो चीजें आ गई कि अगर यू निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जहां पर जो एफ होगा वो डायरेक्ट हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो फॉर्मूला है वो रख देंगे इसके और इसके बीच में, और उसको फिर इंटीग्रेट करना होता है हम लोग को। तो u इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r, और ये भी यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। तो एक एक्सप्रेशन ये और दूसरा एक्सप्रेशन ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे, और इस पे जो आएगा वो है हम लोग का क्या कि अगर सरफेस पे पूछा जाए कि कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पे जो r की वैल्यू होगी, स्मॉल r की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? कैपिटल R के बराबर, ठीक है, क्योंकि यहां पर बात हो रही है तो यहां पर ये स्मॉल r इसके कैपिटल R के बराबर हो गया। क्लियर? तो जब उसको पुट कर देंगे हम लोग r इज इक्वल टू r, तो सरफेस पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? अगर एक मास हम लोग का स्मॉल m रखा है और इस जो अर्थ है उसका मास कैपिटल M है, तो हम लोग का ये निकल कर आ जाएगा। अभी इसी फॉर्मूले को दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर कि अर्थ ना हो, वहां पर कोई और ऑब्जेक्ट रखा हो, ठीक है, मतलब कोई दूसरा प्लेनेट हो या कोई बहुत बड़ा पीस ऑफ किसी चीज का हम लोग का किसी बहुत बड़े मास का टुकड़ा हो, तो अगर उसका मास m है और उसका रेडियस कितना है? r है, और यहां पर उस पर कोई दूसरा उसकी सरफेस पे स्मॉल m रखा है, तो उस पर भी इस m पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इतनी होगी, या कह लीजिए कि पूरे सिस्टम पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इतनी होगी। ठीक है, समझ पे आया? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। पूरे सिस्टम की होती है, बट क्योंकि इसको हम लोग बड़ा कंसीडर कर रहे हैं इसको छोटा, तो ये बोल देते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिस्टम की होती है। ऐसे आप स्प्रिंग को अगर फैलाएंगे तो स्प्रिंग का एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा अलग थोड़ी ना कर देंगे, वो पूरी स्प्रिंग में वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो सेम चीज यहाँ पर भी होता है, बट क्योंकि एक हिस्सा हम लोग का बड़ा है और एक हिस्सा छोटा, तो बोल सकते हैं ऐसा, बट ये बहुत करेक्ट नहीं है बोलना। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि अगर हम लोग क्या देखें कि अर्थ की सरफेस से, अगर अर्थ की सरफेस मान ली हम लोग ने, और यहां पर जो अगर ये ऐसे रेडियस है सेंटर से ऐसे करते हुए, बट मैं इसको यहां पे फ्लैट मान रहा हूं एक्सप्लेन करने के लिए कि अर्थ यहां पर ऐसे इस तरीके से है। ठीक है, तो ये जो यहां पर एनर्जी होगी उसको UR मान लिया, और किसी ऑब्जेक्ट को अगर h हाइट तक ऊपर ले गए तो यहां पर इस पे कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की कितनी होगी, वो अगर हम लोग को बताना है तो क्या होगा। देखो सिंपल सा है कि R प्लस H में जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वो डिस्टेंस बढ़ रही है, तो हम लोग को और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उसको दूर ले जाने के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही केस हो गया जहां पर हमें खड़ा होना पड़ता है सरफेस से, तो कुछ एनर्जी हमारी लगती है। क्लियर?
तो क्या हुआ, यहां पर एनर्जी क्या है, ज्यादा है और यहां पर कम है, तो हम लोग उसका निकाल लेंगे डिफरेंस इन दोनों केस का। तो जब उसको निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा कुछ ऐसा, और अगर H हम लोग का क्या है, नियर टू सरफेस है, तो ये हम लोग की निकल कर आ जाती है ये। तो इस पूरे सिचुएशन में जब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो सरफेस से H हाइट पर, तो उसके लिए हमें दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये और दूसरा ये, जहां पर अगर सरफेस के ऊपर H पे बात की जा रही है, ठीक है, और यहां पर जो H है वो हम लोग का बहुत ज्यादा छोटा नहीं है R के, तो उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर जो H है वो हम लोग का बहुत छोटा है R से, तो हम लोग का ये पूरा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा mgh पे, जिसको कि आप अपने जो छोटी क्लासेस में भी पढ़कर आए हैं, 9th क्लास में भी mgh ये फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट बोल सकते हैं m मास के पार्टिकल की, जिसको कि H हाइट में रखा गया है। क्लियर, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी हो 3 पार्टिकल सिस्टम में, ठीक है, यानी कि कोई पार्टिकल ऐसा है, ऐसा रखा हुआ है और ऐसा रखा हुआ है, इसका m1 मास है, इसका m2 मास है और इसका m3 मास है। क्लियर, और ये जो डिस्टेंस है यहां से हम लोग इसको मान लिया r12, इसको r23, इसको r13। उस केस में इस पूरे की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इसके बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो देख लेंगे, इस पे कितनी होगी वो देख लेंगे, और इस पे कितनी होगी वो देख लेंगे, उनको हम लोग सम अप कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो वही किया कि gm1m2 अपॉन r12 प्लस gm1m3 अपॉन r13 प्लस gm2m3 अपॉन r23, और क्योंकि यहां पर सब में माइनस साइन हम लोग का निकल कर आएगा तो माइनस साइन ऐसे बाहर ले लिया। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि अगर 3 पार्टिकल सिस्टम हो, ठीक है, इसी में अगर क्या होगा, बढ़ता जाएगा पार्टिकल, अगर एक कोई और पार्टिकल आ जाएगा तो हमें इस पार्टिकल को भी इंक्लूड करना होगा, यानी कि इसके पेयर बनेंगे ऐसे कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, फिर ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, फिर ये पार्टिकल ये पार्टिकल, इस तरीके से होगा, फिर ये पार्टिकल ये पार्टिकल और ये पार्टिकल ये पार्टिकल और ये पार्टिकल ये पार्टिकल। तो उसके जितने कॉम्बिनेशन हम लोग के फॉर्म होंगे, फिर उस हिसाब से हम लोग को आगे सबकी पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर देनी होगी, क्योंकि ये जो हम लोग की पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे हम लोग एस्केप वेलोसिटी पे। आखिर ये एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, पलायन वेग जिसे कहते हैं। पलायन नाम सुना है, एस्केप नाम सुना है। एस्केप वो चीज है जहां पर कि कोई किसी सिचुएशन से बचना चाहता है, हम लोग वहां पर एस्केप शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई चोर एस्केप कर गया किसी प्रिजन से, ठीक है, या फिर कोई स्टूडेंट है वो पढ़ नहीं रहा तो अपनी स्टडीज से एस्केप कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो इस तरीके से निकलता है कि वापस ना आने पाए, यही चीज तो है। तो यहां पर एस्केप वेलोसिटी भी कुछ ऐसी ही है कि अगर कोई पार्टिकल अर्थ से किसी वेलोसिटी से निकले और उस वेलोसिटी से अगर निकला फिर वो वापस ना आए, तो उस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। यानी कि जैसे कि अभी मैं इसको क्या करूं, इसको उछालूं, तो जब इसको उछालूंगा तो होगा क्या, क्योंकि अर्थ इस पे एक फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, तो ये इसको वापस खींच लेगी अपनी तरफ। जितनी भी मैंने इसको एनर्जी दी कि जाओ, उसकी वजह से ये क्या होगा, ये कुछ दूर तक जाएगी और उसकी सारी एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी और जीरो हो जाएगी यहां पर वेलोसिटी, और फिर उसके बाद ये वापस आ जाएगी। बट अगर इसको मैं क्या करूं, इतनी ज्यादा वेलोसिटी से इसको यहां से फेंकूं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि अर्थ की जो पोटेंशियल एनर्जी वाला जो रीजन है उस रीजन को ही, मतलब इसके जो चारों तरफ जो इसकी फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको ही एस्केप कर जाए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर वो फिर रोक ही नहीं पाएगा कोई उसको, क्योंकि रोकता कौन है, ग्रेविटी तो रोकती है। तो होगा क्या, उससे वो एस्केप करके निकल जाएगा। तो इसी चीज को समझने के लिए हम इस अगर डायग्राम को देखें, अगर कोई एक कैनन है,
ठीक है, कोई मतलब एक तोप है जो कि ऐसे रखी हुई है, देख पा रहे होंगे अगर, तो इस तोप से क्या किया, अगर एक किसी गोले को ऐसे प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट किया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब प्रोजेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, क्योंकि उस पर एक ग्रेविटी एक्ट होगी उस टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसे ग्रेविटी एक्ट होगी सेंटर की तरफ, तो होगा क्या कि ये जो पार्टिकल है वो जमीन की तरफ ऐसे आके गिर जाएगा। स्लो है। अभी अगर इसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, फास्ट कर दिया जाए, तो हो सकता है कि ये कुछ इधर दूर जाकर यहां पर गिर जाए, ठीक है, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको ज्यादा हम क्या करेंगे, फास्ट उसको फेंकेंगे, तो उससे होगा क्या कि जो उस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन है वो थोड़ा ज्यादा मतलब उतने टाइम पे, जितने टाइम पे वो नीचे गिर रही है उतने टाइम पे वो ज्यादा दूर तक चली जाएगी, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में होता था। प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो है यहाँ पर, ये एक तरीके से कि यहाँ पर एक इस कैनन से प्रोजेक्टाइल को ऐसे फायर किया जा रहा है, तो उसकी एक वेलोसिटी इधर होगी, एक वेलोसिटी इधर, इन दोनों वेलोसिटी की जो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में जैसे मोशन हम लोग अगर कंसीडर करें तो उसको जोड़ेंगे हम लोग टाइम के साथ, और टाइम से जब हम लोग कनेक्ट करेंगे इन दोनों को, तो हम लोग किसी भी पॉइंट पर ये देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है जितने टाइम पे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर पहुंचोगा उतने टाइम पे ये ऊपर गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग की चीजें होती हैं, इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया था अपनी ये मोशन इन डायमेंशन के पार्ट 2 में। तो अब क्या है यहाँ पर कि स्लो था, यहां पर गिर गया, थोड़ा फास्ट किया इधर गिरा, थोड़ा और फास्ट फेंका अगर उसको, तो क्या होगा कि वो एक इस तरीके से जाके वापस यहीं पे आ जाएगा और फिर ऐसे घूमता रहेगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि एक ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ अगर किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका जाए तो वो नहीं ऐसे गिरेगा, वो ऐसे रोटेट करने लगेगा और उस पर लगातार उतनी वेलोसिटी उसको मिलती रहे, मतलब ऐसा ना हो कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो। तो अगर वो उस वेलोसिटी के साथ लगातार मूव करेगा तो क्या होगा, वो लगातार घूमता रहेगा, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये सैटेलाइट के मोशन पर जब हम लोग बात करेंगे आगे तो इसको देखेंगे। तो ये हो गया। अब इसी में थोड़ी और वेलोसिटी बढ़ा दी जाए तो होगा क्या, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है वो फीका पड़ जाएगा उसकी इस वेलोसिटी से और वो निकल जाएगा बाहर, जिसको कि हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ये कुछ ऐसा ही है कि अगर आपने अपने हाथ पे एक धागा बांधा और उसको घुमाया घुमाया घुमाया, खूब तेज घुमाया, इतना ज्यादा घुमा दिया कि एक पॉइंट पर ऐसा आया कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो गई कि जो स्ट्रिंग उसको टेंशन प्रोवाइड कर रही थी वो ब्रेक हो गई और वो निकल लिया, ठीक है। तो ये कुछ वैसा ही केस होता है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी समझ पे आ गया। तो ऐसी मिनिमम वेलोसिटी जो कि किसी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है कि अगर उस वेलोसिटी के साथ उसको प्रोजेक्ट किया जाए तो वो क्या होगा, किसी भी एंगल पे उसको प्रोजेक्ट किया जाए, कितना भी मास हो उसका, कैसे भी किया जाए, अगर उसको उस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट कर दिया गया तो वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करके निकल जाती है, ठीक है। अभी अगर यहां पर अर्थ है तो उसकी जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी, अगर मरकरी है तो उसकी एस्केप वेलोसिटी कम होगी और अर्थ के कंपैरिजन में, अगर जुपिटर है तो बहुत ज्यादा होगी क्योंकि जुपिटर अर्थ से बहुत टाइम्स बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो हम लोग की होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि सिर्फ अर्थ की बात नहीं होती, दूसरे प्लैनेट पे भी चीजें कंसीडर कर लेते हैं। तो उसके लिए आप लोग को ये जो फॉर्मूले हैं उनको याद रखना है और वहां से चीजें निकालनी है। सिर्फ ये नहीं याद करना, ये जैसे ये दे दिया ना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये क्या है, फॉर अर्थ है, क्या है, अर्थ के लिए ये एस्केप वेलोसिटी है। तो अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि किसी पार्टिकल को अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट करो, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, उसको एकदम ऐसे वर्टिकली ऊपर करो या इधर टेढ़ा करो, इधर टेढ़ा करो, वो निकल जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं, ठीक है, वो कभी वापस आएगा ही नहीं अर्थ पे। मतलब कहीं से घूम फिर के आ जाए तो बात अलग है, किसी से टकरा वकरा के, बट अगर निकल गया तो निकल जाएगा, ग्रेविटी उसको नहीं खींच पाएगी अर्थ की, ये मैं कहना चाह रहा हूं,
ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, जो escape velocity है, v escape इज इक्वल टू रूट जी एम बाई आर होता है। ये कहां से निकल के आया, ये अभी डेरिवेशन पे नहीं जा रहा है, बट क्या है कि ये चीज निकल कर आती है कि जो पार्टिकल था उसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम हो सकती है वहां से उससे भी मतलब ज्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी। तो वो मिनिमम पॉइंट जहां पर वो ऐसे बैलेंस आउट हो जाता है कि काइनेटिक एनर्जी उतनी दे दी हमने जितनी की वो पोटेंशियल एनर्जी को कैंसिल आउट कर दे। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो कैसे आती है, जब वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी हम लोग की कितनी होती है वो निकल के आती है कुछ ऐसा √2gm/r। ठीक है, और इसको अगर हम लोग चाहें तो r का ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करा दें तो ये बन जाएगा ऐसे, और हम लोग जानते हैं जो gm/r² होता है ये होता है स्मॉल g, तो ये बन जाएगा √2gr। ये होती है हम लोग की एस्केप वेलोसिटी। ये क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी होती है। क्लियर, कोई दिक्कत यहां पर? ये जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो मास या फिर शेप पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर उस बॉडी में इतनी वेलोसिटी आ गई तो मास चाहे जितना हो उसको एक्सेलरेशन उतना दिया गया होगा कि मतलब उसको पे इतना ज्यादा फोर्स लगाया होगा कि एक्सेलरेशन उतना आ जाए, उसकी वजह से वेलोसिटी उतनी आ जाए। तो वही हम लोग काइनेमेटिक्स के पार्ट पे देख रहे हैं कि वेलोसिटी उस पर आ गई इतनी, मास क्या है बॉडी का, शेप क्या है वो हम लोग देख ही नहीं रहे, उस पर उतनी वेलोसिटी ले आए, उसके लिए हमें भले ही ज्यादा फोर्स लगाना हो। तो उसके डायनेमिक्स पार्ट को ना देख के हम लोग ये कहें कि उतना उस पर वेलोसिटी अगर हम किसी तरीके से ले आए, तो यानी कि हम लोग मास और शेप को नहीं देख रहा है, ना तो साइज ऑफ द बॉडी और ना ही डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। किसी भी तरफ से हम लोग इसको अगर प्रोजेक्ट कर दें तो वो निकल जाएगा। हाँ, अब ऐसा मत कह दीजिएगा कि मैं अर्थ की तरफ ही उसको प्रोजेक्ट कर दूं, अर्थ की तरफ ऐसे कि अगर सरफेस ऐसे है तो मैं ऐसे उसको प्रोजेक्ट कर दूं फिर तो निकल जाए आर पार करके। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि आप लोग एक्सट्रीम केस में पहुंच जाते हैं। तो वो भी डिस्कस करना जरूरी है कि एक्सट्रीम केस पे नहीं कि जो आपका प्रोजेक्ट मतलब जिस भी चीज से आप उसको प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसकी डायरेक्शन ही एकदम गलत कर दें कि वो अर्थ की तरफ ही हो जाए, तो फिर कहें कि वो तो अर्थ को पार करके फिर निकल जाए। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, इतना हो कि वो अर्थ से टकराए नहीं, फिर वो चाहे आप इधर करें चाहे इधर करें चाहे इधर करें। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री में कोई फर्क पड़ेगा, इधर 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 कैसे भी चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं कर देना उसको। क्लियर? तो ये होता है हम लोग का एस्केप वेलोसिटी जो कि होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ के लिए है ये, बाकी के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई दूसरा जगह दिया हुआ है कि जहां पर मास इतना m है, r है, जो भी है उस वहां पर हम लोग करते हैं, और अगर उसकी स्मॉल g दी हो तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं √2gr से। क्लियर? तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, और अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब चलते हैं आगे और बढ़ते हैं सैटेलाइट्स की तरफ। तो आखिर ये सैटेलाइट होते क्या हैं? जैसे कि प्लैनेट्स की बात करें, जो प्लैनेट होते हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, और जो सैटेलाइट्स होती हैं वो घूमती हैं प्लैनेट्स के चारों तरफ। ये जो सैटेलाइट होती हैं, अब क्योंकि इंसान बहुत तरक्की कर चुका है और कई दशकों से वो सन के चारों तरफ, मार्स के चारों तरफ, जुपिटर के चारों तरफ मतलब ऐसा भेजता रहता है। ठीक है, वीनस के चारों तरफ सैटेलाइट्स भेजता रहता है ताकि वहां से डेटा कलेक्ट कर सके। तो ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, उससे हम लोग क्या देखने वाले हैं अभी यहाँ पर कि प्लैनेट के चारों तरफ अगर सैटेलाइट को हम लोग को मूव कराना है तो उसको कितनी वेलोसिटी चाहिए होगी या कितना उसको एनर्जी चाहिए होगी, ये सब हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो हम लोग की सैटेलाइट होती है वो उसको आखिर कितनी वेलोसिटी में कितनी हाइट पर ये सब हम लोग उसको मूव कराते हैं। तो उस वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी के साथ सैटेलाइट मूव करती है किसी उपग्रह के चारों तरफ, वो प्लैनेट के चारों तरफ, किसी ग्रह के चारों तरफ कोई उपग्रह जो मूव करता है वो होता है कितना, हम लोग का उसको v नॉट कहते हैं या ऑर्बिटल वेलोसिटी vo भी कह सकते हैं। तो ये हो गया √gm/r, और यहां से जब हम लोग इसको देखेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा कैसे, वही r स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर r स्क्वायर का ऊपर जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा gm/r², ये हो गया स्मॉल g। ठीक है, और ये जो है r², ये वाला ये यहीं बच गया और ये हो गया। और फिर यहां पर अगर जो r है हम लोग का वो
प्लैनेट के रेडियस से कुछ इधर पर है ये टोटल r, तो यहां पर अगर ये h हाइट है तो ऐसे बन जाएगा ये, हाँ है ना, क्लियर। जब ये ऐसे बन जाएगा यानी कि हुआ क्या कि इस जगह पर r की जगह पर हम लोग r प्लस एच रख सकते हैं। तो ये हम लोग के फॉर्मूले हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिलेटेड, जिसको कि हमें ध्यान रखना है। ये जरूरी नहीं है कि अर्थ के चारों तरफ के ही ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात हो रही हो या किसी पर्टिकुलर सैटेलाइट की बात हो रही हो। ये हम लोग का जो भी प्लेनेट होगा हमें उसका यहाँ पर मास रखना होगा, ठीक है। जो सैटेलाइट है उसका मास नहीं जाएगा यहाँ पर, जो प्लेनेट है जिसके चारों तरफ हमें सैटेलाइट को मूव कराना है ये उसका मास है, और ये जो है r है ये उसका रेडियस है, g है उस प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर अर्थ की बात करें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे, बट अगर किसी और प्लेनेट की बात करें तो वहां पे लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या कंसीडर करें कि जो h है वो r से बहुत छोटा है या फिर r इक्विवेलेंट टू r है, उस केस में जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। किस केस में? अर्थ के केस में। किसके केस में? अर्थ के केस में इतनी चीज होती है, ठीक है, जो कि क्या है एस्केप वेलोसिटी की √2 टाइम्स है। मतलब एस्केप वेलोसिटी अगर हम लोग निकालें तो वो √2 टाइम्स है v ऑर्बिटल के, ठीक है, उल्टा हो गया था। तो जो एस्केप वेलोसिटी है वो हम लोग की कितनी है? √2 टाइम्स है ऑर्बिटल वेलोसिटी की। तो इस ऑर्बिटल वेलोसिटी में अगर हम लोग √2 का मल्टीप्लाई कर दें जो कि 1.414 ऐसा कुछ होता है, तो वो और 7.9 जब मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 11.2 किलोमीटर के आसपास। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वो एस्केप वेलोसिटी निकल के आ जाएगी अर्थ के केस में, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी और ये जो कि रिक्वायर्ड है हम लोग की। अर्थ से अगर बाहर निकलना है तो वो एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी, और अर्थ के चारों तरफ घूमना है तो वो ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, क्लियर। और अगर किसी मतलब h हाइट में घुमाना है तो फिर उस चीज को रख के हम लोग को निकालना होता है। ये जो निकली है ये अर्थ में अर्थ की सरफेस के पास निकाली गई है, क्लियर। तो ये जो फॉर्मूले हैं आप इनको ध्यान रखिए कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो ये है रिक्वायर्ड, इसी से सारी चीजें निकल के आ जाएंगी, ठीक है। और एक ये कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो होती है √2 टाइम्स v ऑर्बिटल, ठीक है, √2 टाइम्स v ऑर्बिटल, v एस्केप होती है, क्लियर। तो इस चीज से हमें ये दो चीजें ध्यान रखनी है इस पूरी स्लाइड से, क्लियर। अब चलते हैं आगे। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर ये प्लेनेट है और इसके चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रही है सैटेलाइट, तो क्या हो रहा है? अगर ये r रेडियस पर है तो ये क्या हो रहा है? 2πr ऐसे कवर करेगा, और किस वेलोसिटी से कर रहा है? ऑर्बिटल वेलोसिटी से। तो यही तो इसका टाइम निकल के आ जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं टाइम पीरियड, कि कितने टाइम पे वो एक चक्कर लगा रही है। तो एक चक्कर हो गया 2πr, किस वेलोसिटी से लगा रही थी? vo, तो वो निकल के आ गया t, जिसको कि हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन या फिर टाइम पीरियड। ये निकल कर आ जाएगा हम लोग का 2π √r³/gm। ये कहां से निकल कर आया? ये v0 की जब वैल्यू रखी तो वहां से निकल कर आ गया। तो इसके लिए भी हम लोग के ये 3 फॉर्मूले हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये अर्थ लिखा हुआ है, ये GE जो लिखा हुआ है ये अर्थ, ठीक है, यहां पर, तो ये चीज क्या निकल कर आ जाएगी कि अगर हम लोग को क्या देखना हो कि r जो है वो कैपिटल R के बराबर हो, तो वहां से जो टाइम पीरियड निकल कर आएगा वो निकल के आ जाएगा 84.6 मिनट्स, ठीक है। तो ये अर्थ के केस में ऐसे निकाला जा रहा है कि इतना कुछ निकल कर आ जाएगा, क्लियर। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो अगर सैटेलाइट मूव कर रही है चारों तरफ किसी क्या कहते हैं प्लैनेट के, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? क्योंकि वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हाफ m ऑर्बिटल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू gmm/2r, ये निकलकर आ जाएगा। जहां पर जो m है वो मास ऑफ सैटेलाइट है, जो m है वो मास ऑफ प्लैनेट है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो r है वो है m, कैपिटल M और स्मॉल m के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ये हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये चीज। तो
अब अगर टोटल एनर्जी निकालना हो तो के और यू को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जब के और यू को ऐड करेंगे टोटल एनर्जी निकालने के लिए, तो वो निकलकर कितना आएगा, वो निकलकर आ जाएगी यहां पर के प्लस यू इज इक्वल टू के और यू को जब ऐड कर दिया तो GMM/2R माइनस GMM/R। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से क्या है, कम है। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो हम लोग की ऐसे निकलकर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो एक्सप्रेशन निकल कर आया है GMM/2R, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो इसकी जगह पर हम लोग ने रख दिया के, यानी कि जो टोटल एनर्जी होती है वो माइनस के बराबर होती है। तो अगर एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के बारे में बात की जाए तो हमें क्या क्या याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए ये, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ये, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अगर एक बार पता चल गया तो हम लोग उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो निकल के आ जाती है टोटल एनर्जी, जो कि होती है माइनस GMM/2R। और क्योंकि GMM/2R जो होता है वो के बराबर होता है तो माइनस के, यानी कि E और K के बीच में रिलेशन क्या है, वो है ऐसे माइनस लगाकर। यानी कि अगर आपको K दी हो, लेट अस सपोज आपको 2 जूल दी है K, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, अगर K 2 जूल दी हुई है तो और तुरंत पूछ लिया गया कि E कितनी होगी, तो वो हो जाएगी -2 जूल। ठीक है, और अगर आपको कभी ये दे दिया गया कहीं पर कि K इज इक्वल टू -2 जूल, तो ये गलत है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी माइनस में नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको कभी नहीं दिया होगा, अगर ऐसा दिया यानी कि वो गलत लिखा हुआ है, मतलब कहीं पर अगर मिसप्रिंट होगा फिर वो। ठीक है, तो ऐसा कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऐसी है तो टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी। अगर टोटल एनर्जी आपको दी हो कि जैसे -3 जूल, तो आपको काइनेटिक एनर्जी क्या मिल जाएगी, 3 जूल। कैसे, आपने E में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो K मिल गया। तो K और E के बीच में ऐसा रिलेशन होता है। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग आगे। यहां से एक और रिलेशन आ सकता है यहाँ पे हम लोग का कि K और U के बीच में क्या रिलेशन है। K और U के बीच में अगर हम लोग रिलेशन देखें तो ये जो GMM/R ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये GMM/R, इसकी जगह पे -U लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, K इज इक्वल टू -U/2। ये रिलेशन होता है इस केस के बीच में। और अगर E और U के बीच में हम लोग रिलेशन देखें तो वहां से क्या बन जाएगा, देखिए K को यहां पर पुट कर दो तो E इज इक्वल टू -U/2। ये हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो E इज इक्वल टू निकल कर आ गया कितना, U/2। तो इन चीजों को आपको इस पूरे पन्ने से ध्यान रखना है। हेलो समर, SMR, हेलो समर क्या पढ़ेंगे, समर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो गया, ये जो है इस जगह पर एक फॉर्मूला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये E और K के बीच में रिलेशन, K और U के बीच में रिलेशन, और E और U के बीच में रिलेशन, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। अब बात आती है बाइंडिंग एनर्जी की। तो ये बाइंडिंग एनर्जी उतनी एनर्जी है जितनी एनर्जी के साथ जो कि हम लोग का सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ या प्लैनेट के चारों तरफ बंधा हुआ होता है। तो अगर हम उसको उतनी एनर्जी सप्लाई कर दें तो वो क्या होगा, वहां से वो एस्केप करके निकल जाएगा। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो हम लोग की होती है -E, यानी कि GMM/2R। ये आपको ध्यान रखना है, इससे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे, और एक और चीज सैटेलाइट की याद रखना है हम लोग को, और वो है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूले बता रहा हूं, क्योंकि इनमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर इनका डायरेक्ट यूज हम लोग कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड चीजें समझनी है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम हम लोग का यही है, जैसे लीनियर मोमेंटम होता है, तो लीनियर मोमेंटम में जब हम लोग R का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग का बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यानी कि अगर किसी पॉइंट के अबाउट किसी मास के मूवमेंट को अगर हम लोग देखें, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट, तो इस पॉइंट से इसके बीच में जितनी डिस्टेंस होगी, कौन सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो एक सर्कुलर मोशन को एग्जिबिट कर रहा है सैटेलाइट वाला, तो हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो इस रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होगी।
क्या होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो इस वजह से जो इसका एंगुलर मोमेंटम बन जाता है वो बन जाता है mv/r। और क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बन जाता है mv0r। ये हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है मैं उसकी वहां पर नहीं जा रहा क्योंकि अभी वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो L इज इक्वल टू mv0r हो जाएगा, और जब उसको हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे इस पे तो ये एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा। आप कोशिश करिएगा कि जो आपने शुरुआत में v0 का एक्सप्रेशन और v स्केप वाला पढ़ा था, जो इस शुरुआत में g का एक्सप्रेशन पढ़ा था, उन्हीं एक्सप्रेशन से आगे चीजों को कनेक्ट करते हुए चले क्योंकि आप 2-3 एक्सप्रेशन अगर याद कर लेंगे तो आगे के सारे एक्सप्रेशन आपके निकल कर आ जाएंगे। क्योंकि आप ये तो जानते ही हैं जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो mvr होता है। तो v की जगह पर उस पार्टिकल का, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी है यहाँ पर, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी रख दो। ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको याद होगी तो आप यहाँ पर रखेंगे, निकल कर आ जाएगा। आप तो आपको ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये थी चीजें कुछ जो कि रिलेटेड है हम लोग की सैटेलाइट से। अब एक खास तरह की हम लोग की सैटेलाइट होती है जिसको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। इसमें खास बात ये होती है कि देखो जो अर्थ है, अर्थ भी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। तो अगर यहां पर कोई एक, मान लीजिए कोई एक घर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, घर, और उस घर में चल रही है टीवी। क्या चल रही है, टीवी चल रही है। उस टीवी में जो कनेक्शन आ रहा है वो आ रहा है छत में लगे हुए जो भी डिश एंटीना जो लगा हुआ है उस एंटीना के थ्रू है। तो उस डिश एंटीना तक कहां से आ रहा है सिग्नल, वो आ रहा है एक सैटेलाइट से। ठीक है, एक सैटेलाइट से वो आ रहा है सिग्नल। तो वो जो सैटेलाइट है उसको हर वक्त उसी पोजीशन में रहना पड़ेगा। अब क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रही है और ये सैटेलाइट को भी रोटेट होती है, तो अगर दोनों को साथ साथ रोटेट करना है तो इनको साथ साथ चलना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी आदमी को दूसरे आदमी यानी कि उसके फ्रेंड के साथ साथ किसी सीधे रास्ते में चलना है तो जितने टाइम पर वो आगे बढ़ रहा है उतने टाइम पे वो भी आगे बढ़े, तभी तो बात बन पाएगी। हाँ या ना? तो सेम चीज यहां पर भी करनी होती है कि जितने टाइम पर एक चक्कर अर्थ लगा रही है उतने ही टाइम पर इस सैटेलाइट को भी चक्कर लगाना होता है इसके चारों तरफ। तो जैसे जैसे ये घर की पोजीशन चेंज होगी, क्योंकि अर्थ में बना हुआ है घर, तो घर जैसे जैसे ऐसे इधर आता जाएगा वैसे वैसे ये जो सैटेलाइट है वो भी उसी के साथ साथ ऐसे मूव करती रहेगी, क्योंकि दोनों सेम टाइम पर ऐसे कर रहे हैं। जो सैटेलाइट होगी वो ज्यादा तेज मूव कर रही होगी, ठीक है, बट मतलब उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी ज्यादा होगी, बट टाइम पीरियड जो होगा दोनों का सेम होना चाहिए। क्लियर? बात समझ पे आई? तो ये चीजें थी जो कि रिलेटेड है थी हम लोग की ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से। अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ये रहा पहला क्वेश्चन। अ मास m is split into two parts, m and minus m, which are separated by a certain distance. The ratio m by m which maximizes the gravitational force between the parts is. अब देखिए यहां पर क्या बोला कि एक कोई मास था m जो कि दो पार्ट्स पे स्प्लिट हो गया, एक m और दूसरा m माइनस m, और इनके बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस है। तो रेशियो m बाई m का क्या होना चाहिए जो कि मैक्सिमाइज कर दे इनके ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो हमें मैक्सिमाइजेशन किस पे देखना है, इन पे, रेशियो पे, कि ऐसा क्या रेशियो रखें कि ये जो हम लोग का निकल कर आए वैल्यू वो कैसी हो, मैक्सिमम हो। तो ऑप्शन है हम लोग के पास 1:1 रखें, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड हो जाए, या एक पार्ट जो है वो बड़ा हो एक पार्ट छोटा हो, सेम यहां पर ऐसा। तो क्या रखें इसको, तो आइए देखते हैं कि इसको हम लोग को कैसे हैंडल करना है। तो इसके लिए क्या सबसे पहले लेंगे कि अगर जो दो हम लोग के मास थे जो मतलब ब्रेक होके बने, एक का मास m था और दूसरे का मास m माइनस m हुआ, और इनके बीच की अगर डिस्टेंस x मान ली हम लोग ने, क्या मान ली, x मान ली, तो F इज इक्वल टू जी एम इंटू एम माइनस एम, ये वाला मास है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको अब हम लोग को, क्योंकि ये जो मास है इसके रिस्पेक्ट में देखना है, ये हम लोग को ये मैक्सिमाइज करना था। तो जिस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना होता है, यहां पर देखो जो कैपिटल एम है वो फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है, ये एम, क्योंकि कितना बड़ा टुकड़ा टूट रहा है या कितना छोटा टुकड़ा टूट रहा है वो हो रहा है एम पे। तो एम यहां पर वेरिएबल है, और इसी को मैक्सिमाइज करना, तो जिस चीज को मैक्सिमाइज करना था, जिस वेरिएबल को मैक्सिमाइज करना होता है, उसी के रिस्पेक्ट में कर देते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन।
तो df बाई dm हम लोग ने जब किया तो अब यहां पर क्या बची, सिंपल मैथ्स बची कि g यहां पर m माइनस m स्क्वायर ये हो जाएगा, और वहां से हम लोग ऐसा जब इसको करेंगे तो ये बच जाएगा यहाँ पर कैपिटल M, यहाँ पर -2m, इसको बराबर कर देना होता है 0 के, तो रेशियो हम लोग का निकल कर आ जाएगा ये m डिवाइडेड बाई कैपिटल M इज इक्वल टू 1/2, यही हम लोग का रेशियो बन जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पार्टिकल्स ऑफ मास 2m, m and m are respectively at point ABC with AB equal to half BC. m is much smaller than m. ठीक है, जो m है वो much smaller है m से, and at time t equal to 0 they are all at rest as given in figure. At subsequent times before any collision takes place. तो अब क्या होगा कोलिजन अगर ये आपस में भिड़ते हैं, क्योंकि इनमें सब में अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट होगा, तो उसके पहले ये क्या होगा, इनके पे क्या चेंजेस क्या आएंगे। तो देखो क्या है, ये जो AB है वो आधी है BC की, यानी कि अगर ये 2 मीटर है तो ये 1 मीटर ही है। ठीक है, ये चीज है यहां पर। क्लियर? और साथ ही साथ यहां पर जो m है, मतलब जो मास है वो है 2m, यहां पर जो मास है वो स्मॉल m, और यहां पर कैपिटल M है। तो यहां पर किस तरीके से चीजें चेंज होगी वो हम लोग को देखना है। तो देखो क्या है कि इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, हाँ या ना, और इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। यानी कि अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं कि इसमें के कौन कौन फोर्स अप्लाई करेगा, तो इस पार्टिकल में एक जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस तरफ, इसकी वजह से, फोर्स C की वजह से, और इस पार्टिकल में जो एक फोर्स लगेगा वो लगेगा इसकी वजह से। तो यहां पर मैं CB ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स, या फिर BC लिखते हैं, फोर्स ऑन B ड्यू टू C, और यहां पर मैं एक लिख सकता हूं फोर्स ऑन B ड्यू टू A। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका कुछ रिजल्टेंट निकल कर आएगा। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमें पता चल सकता है कि ये किस तरीके से मूव करेगा। साथ ही साथ ये जो पार्टिकल है इसमें ये और ये फोर्स लगाएंगे, जो कि क्या कर रहे हैं, दोनों को इस तरफ, मतलब ये दोनों इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और ये इस पार्टिकल पर भी इन दोनों की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो वही हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन से जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा केस बनेगा। M will remain at rest, या M will move toward M will move towards 2M, M will have oscillatory motion, क्या होगा इस पे हम लोग को बताना है, M के बारे में बताना है, ये जो कैपिटल M है उस पे क्या होगा। तो आइए इसको देखते हैं, समझते हैं क्या होगा। देखिए, द पार्टिकल B will move towards the greater force between forces by A and B। ठीक है, तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A, मतलब ये वाला जो पोर्शन था यहां पर हो गया B, यहां पर हो गया A, ये हो गया 2M, यहां पर हो गया M, यहां पर हो गया C, और यहां पर ये हो गया M। तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A, B पर A की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको नाम दे दिया क्या, FBA। तो ये हो गया, हम यहां पर ये स्मॉल m था, तो ये हो गया कितना, G 2M इंटू M डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर। ठीक है, अब टुवर्ड्स BA जो लगेगा फोर्स, ठीक है, ये हम लोग का फोर्स लगा, ये टुवर्ड्स BA लगा, B से A की तरफ। अब अगर हम लोग को देखना है कि फोर्स ऑन B ड्यू टू C, C की वजह से, जैसा कि अभी मैंने बताया था FBC, तो ये हो जाएगा G M डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग देखें, ठीक है, इसको कंपेयर करें तो ये निकल कर आएगा कुछ हम लोग का ये कि जो BC है FBC, इस पे जो BC है उसकी वैल्यू अगर हम लोग यहां से पुट करें, जो कि हम लोग को शुरुआत में दिया हुआ था, ये चीज ये दिया हुआ था ना, AB इज इक्वल टू हाफ BC, यानी कि ये जो BC है वो 2 गुना है AB से। तो उसी चीज का यहां पर हम लोग ने इस्तेमाल किया, BC की जगह पर रख दिया 2AB, तो ये हो गया GMM/4 AB स्क्वायर। और इसको जब हम लोग देखेंगे तो ये BA से क्या है, छोटा है। BA कितना है हम लोग का, ये है, ठीक है, FBA मतलब ये है, और ये जो है वो GMM/AB स्क्वायर का 1/4 है, जबकि ये क्या है, GMM/AB स्क्वायर का 2 टाइम्स है। क्लियर? तो इस वजह से क्या होगा कि जो M होगा
वो मूव करेगा बी ए की तरफ। क्लियर? समझ पे आई बात? तो यहां पर ये स्मॉल एम है, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, यहां पर ये स्मॉल एम की बात हो रही है। क्लियर? तो स्मॉल एम पे ही क्योंकि हम लोग देखेंगे, तो ये हो गया कि जो स्मॉल एम है वो मूव करेगा जिस तरफ उस पर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। क्लियर? अब चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एट द सरफेस ऑफ अ सर्टेन प्लैनेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए अब सरफेस की बात हो रही है, एट द सरफेस ऑफ सर्टेन प्लैनेट, किसी प्लैनेट की बात हो रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है किसी सरफेस की, किसी प्लैनेट के सरफेस की, वो है 1/4 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। यानी कि अगर जीपी मैं मान लू किसी प्लैनेट की, वो है जी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 1/4। ठीक है, आगे इफ अ ब्रास बॉल इज ट्रांसपोर्टेड ऑन दिस प्लैनेट, अगर इस प्लैनेट पे एक ब्रास बॉल को ट्रांसपोर्ट किया जाए, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी चीज इस पे करेक्ट नहीं है? द ब्रास बॉल हैज स्मॉल मास ऑन द अदर प्लैनेट एज ऑन द अर्थ। ठीक है, दूसरा, द मास ऑफ द ब्रास बॉल ऑन दिस प्लैनेट इज 1/4 ऑफ इट्स मास एज मेजर्ड ऑन द अर्थ। The weight of the brass ball on this planet is 1/4 of the weight as measured on the earth. The brass ball has the same volume on the other planet as on the earth. तो इसमें से हम लोग को क्या बताना है, कि then which one of the following statement is not correct? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए। यहां पर दो चीजें हैं, एक तो मास और दूसरा वेट। एक मास और दूसरा वेट। तो जो वेट होता है, अभी हम लोग समझेंगे कि वेट क्या होता है। देखिए, जिस फोर्स के साथ अर्थ की सरफेस में रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द अर्थ या किसी प्लैनेट की तरफ, वो उसका वेट कहलाता है। तो ये जो फोर्स होता है, फोर्स कैसे निकल के आएगा? क्यों? अगर इस पे जी एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है इस फोर्स पे, इस मास पे, तो इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा mg, और इसी mg को हम लोग क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। ये हम लोग का वेट वाला वेट नहीं है जो कि हम लोग जाकर मेजर करते हैं हॉस्पिटल वगैरह में कि 20 kgs है, 30 kgs है, वो होता है मास। वो क्या होता है? मास होता है। और यहां पर क्या है? वेट है, जो कि मेजर किया जाता है न्यूटन फोर्स पे। ठीक है, फोर्स की यूनिट जो होती है उस पे न्यूटन पे मेजर किया जाता है। क्लियर? तो अब यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर हूं और मैं दूसरे प्लैनेट में चल जाऊं तो क्या मेरा मास घट जाएगा? मास नहीं, मास नहीं घटेगा। तो यहां पर एक पॉइंट था। ठीक है, द मास ऑफ द ब्रास बॉल ऑन दिस प्लैनेट इज 1/4 ऑफ इट्स मास एज मेजर्ड ऑन द अर्थ। ये रॉन्ग है। ये क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि जो मास है वो हम लोग का चेंज नहीं होता, जबकि जो हम लोग का मास है वो रहता है सेम, और जो वेट होता है वो चेंज होता है। क्यों? क्योंकि जो वेट होता है वो डिपेंड करता है जी पे। ठीक है, मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। और क्योंकि इस अर्थ से निकलकर जब हम लोग उस प्लैनेट पे गए, वहां पर कितना हो गया? g/4 हो गया, तो जो वेट होगा वो भी 1/4 टाइम्स हो जाएगा। अब द ब्रास बॉल हैज द सेम वॉल्यूम ऑन द अदर प्लैनेट एज ऑन द अर्थ, तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी सेम ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो ये वाला जो हम लोग का था, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत है, इज नॉट करेक्ट। मतलब इस पे जो इंफॉर्मेशन दी है वो इनकरेक्ट है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन सही हो गया। क्लियर? बात समझ गए कि हम लोग को यही मार्क करके आना होगा अगर हम लोग से पूछा जाए। ठीक है, ये भले ही गलत है, बट इस पे यही तो पॉइंट आउट करना। तो हम बता रहे हैं कि देखो ये गलत है, तो इसको मैं सही नहीं बोल रहा, इसको मैं क्या बोल रहा हूं कि गलत है, बट क्या है? आंसर हमें यही वाला मार्क करना है। क्लियर? ये चीज। तो आइए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर फ्रॉम विच अ पार्ट हैज बीन रिमूव्ड आउट एट अ वेरी फार ऑफ पॉइंट P लोकेटेड एज सोन वुड बी नियरली। अब देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग को निकालनी है,
तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक तरीके से हम लोग की होती है इंटेंसिटी। तो ये जो Gm/r² होता है, यही हम लोग की होती है ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या हम लोग की, फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट, मतलब मास से डिवाइड कर दो, सॉरी वहां पे चार्ज से डिवाइड करते हैं, तो यहां पर हम लोग मास से डिवाइड कर देते हैं। तो यूनिट मास में कितना उस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, यूनिट मास पे उस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है, वो हम लोग का होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। जिस तरीके से हम लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होती है कि किसी यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, किसी दूसरे चार्ज Q1 के चारों तरफ, ठीक है। तो वही चीज हम लोग को यहां पर देखनी है कि M के चारों तरफ, M मास के चारों तरफ एक रीजन होगा। तो अगर मैं R डिस्टेंस पे बात करूं तो उसका जो उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो कितनी होगी, इस पॉइंट पर अगर मैं कंसीडर कर लूं कि M मास लग रहा है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, Gm/r² और M। अब इस M को क्या करूं मैं यहां पर डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो ये निकल कर आ जाएगा कितना, Gm/r²। उस इस मतलब इस कैपिटल M मास के चारों तरफ जो फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड, इस पॉइंट पर उसकी वैल्यू कितनी है, वो हो जाएगी इतनी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इसको हम लोग कहते हैं, क्लियर, इंटेंसिटी, ठीक। तो यहां से हमें इसी चीज को इस्तेमाल करना है और बताना है कि कितना होगा कि अगर इस इतने पार्ट को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। तो द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर फ्रॉम व्हिच अ पार्ट हैज बीन रिमूव्ड आउट। तो यहां से इतना पार्ट हटा दिया गया, इतना पार्ट बचा, तो इस बचे हुए पार्ट की वजह से कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी इस पॉइंट पर, वो हम लोग को बताना है, क्लियर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले मान लेंगे कि जो बचा हुआ मास है वो कितना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का मास है वो कितना बचा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो ये हम लोग का रीजन है, ये वाला, ये है R, ये कितना है, R है इस जगह पर। तो अगर इस तरीके से हम लोग ने कट लगाया जिसपे कि ये डायमीटर R है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, R/2। इसका कितना हो जाएगा, R/2। तो एक स्फीयर के अंदर से एक स्फीयर को हटा दिया गया है, ठीक है, एक स्फीयर के अंदर से एक स्फीयर को हटा दिया गया है। तो जो स्फीयर हम लोग ने हटाया है उसका कितना मास होगा, ठीक है, ये जो हम लोग ने स्फीयर हटाया है उसका कितना मास होगा, वो कैसे निकल के आएगा। उसके लिए अगर मैं बड़े वाले मास से डेंसिटी निकाल लूं और फिर इसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इसका मास कितना रिमूव हुआ। तो क्या किया हम लोग ने कि अगर इसका टोटल मास m था, इसको डिवाइड कर दिया 4/3 πr³ से, तो ये निकल के आ गई डेंसिटी, और इस पे मल्टीप्लाई कर दिया 4/3 पाई, और क्योंकि r/2 है यहां पर इसके क्यूब से, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर हम लोग का बच जाएगा, और यहां पर 1/8 बन जाएगा, और यहां पर r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, m/8। तो ये निकलकर आज आ गया हम लोग का ये, ठीक है। अब हम लोग को क्या बताना है कि जो यहां पर देखो हम लोग का पार्ट रिमूव हुआ है, क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, उसके सेंटर से कितनी ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड वहां से हटी है। तो इस पोर्शन को हम लोग इसकी वजह से जो मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको माइनस कर देंगे इस बड़े वाले फील्ड से, ठीक है, जो इस बड़े वाले की फील्ड होगी इस पॉइंट पर, उससे माइनस कर देंगे इस छोटे वाले की फील्ड को इस पॉइंट पर जो होगी, ठीक है। तो होगा क्या यहां पर, देखिए इसके लिए हम लोग ने यही किया कि जो बची वो क्या हो गया, Gm/r², ये बड़े वाले फील्ड उसके थी, और इस पे माइनस कर दिया छोटे वाले की फील्ड को, तो ये हम लोग का निकल कर आ गया 7/8 Gm/r²। तो यहां पर हम लोग का सुपर पोजिशन प्रिंसिपल काम किया और उससे चीजें निकल कर आ गई। क्योंकि देखो हो क्या रहा है, सिंपल सा ये समझो कि ये पूरा का पूरा एक चंक कंसीडर किया जा रहा है, एक सेंटर, एक पॉइंट की तरह, और उससे हम लोग को यहां पर P डिस्टेंस पे देखना है, ठीक है।
तो यहां से इसका डिस्टेंस r हम लोग ले रहे हैं, उसके अंदर से ऐसे कट हुआ है, तो अप्रोक्सीमेशन हम लोग का ये है कि क्योंकि ये इसके अंदर से ही कंसीडर हुआ और ये जो r है r/2 उससे छोटा है, तो इस वजह से हम लोग का ये वाली डिस्टेंस भी हम लोग r ही ले रहे हैं, क्योंकि वो पॉइंट मास मानकर हम लोग ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इससे यहां पर ये चीज हम लोग की निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे इसके आगे। ठीक है, यहां पर तो सिर्फ वो सिंपल अलजेब्रा बची। क्लियर। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन, मतलब जो कि मैं सॉल्व कराने वाला हूं, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको घर के लिए। तो अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद अ वेलोसिटी KVE। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड किया गया एक प्रोजेक्टाइल को फायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इस वेलोसिटी से, वेयर v इज द एस्केप वेलोसिटी एंड k जो है वो लेस देन 1 है। तो KVE यानी जो k है यहां पर दिया है कि वो 1 से छोटा है, इसका मतलब अभी वो जो पार्टिकल है वो एस्केप नहीं करेगा। अगर ये k 1 के बराबर हो जाए तो वो जो वेलोसिटी होगी उस पार्टिकल की, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है और वो है KVE के बराबर। VE है उस पार्टिकल की एस्केप वेलोसिटी, या फिर उस प्लैनेट जहां पर भी है वो उसकी एस्केप वेलोसिटी। और अगर k हम लोग का 1 के बराबर हो जाएगा तो जो ये वाली वेलोसिटी वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर ही हो जाएगी, तो पार्टिकल निकल जाएगा। तो इफ r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, द मैक्सिमम हाइट टू विच इट विल राइज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा, कि कितने हाइट तक वो मैक्सिमम रीच कर सकती है इस वेलोसिटी के साथ, ये हम लोग को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे हम लोग। जो काइनेटिक इक्वेशंस होती हैं हम लोग की, वहां काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस होती हैं, काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस होती हैं हम लोग उनको यूज नहीं करेंगे, यहां पर यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि अगर उसकी वेलोसिटी इतनी थी, ठीक है, मतलब कि इस वेलोसिटी के साथ अगर उसको प्रोजेक्ट किया है v वेलोसिटी, जो v है वो KVE के बराबर है, तो अगर वो h हाइट तक ऊपर जा रही है, क्या हो रही है, h हाइट तक ऊपर जा रही है, और यहां पर पहुंचने के बाद उसकी जो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि इस पॉइंट पर जब उसको फायर किया गया प्रोजेक्टाइल को, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और वो पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, तो वो बराबर हो जाएगी ½ mv² इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई 1 प्लस h/r, जो कि ये क्या है हम लोग का, देखिए ये आ गया ना यूज, जो कि मैंने बताया था, पोटेंशियल एनर्जी कुछ हाइट पर जब हम लोग को निकालनी होती है। ठीक है, ये उसका एक्सप्रेशन होता है। आप अगर आप नोट्स बनाए तो वहां पर जाके देखिएगा, नहीं तो यहाँ वापस जाके फिर देख सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको मैंने ये चीज बताई वहां पर कि ऐसा हम लोग यूज करेंगे, तो अब इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो जब अब हम लोग क्या रखेंगे, v की जगह पर KVE रख देंगे, और VE जो होता है हम लोग का वो होता है √2gr, ये हम लोग जानते हैं v इतना होता है, तो h इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा हम लोग का r-r। ठीक है, ये हम लोग का निकल कर आ जाएगा। तो इससे फिर हम लोग इस्तेमाल करेंगे चीजों को, और ये जो v है v की जगह पर पुट कर देंगे KVE, देखो यहां पर पुट कर दिया, ठीक है, इस जगह पर ये, तो ये k² हो गया, और ये √2gr था तो वो 2gr हो गया, और यहाँ पर mgh की जगह पर हो गया r-r, और यहाँ पर हो गया 1 प्लस r-r डिवाइडेड बाई r। तो यहां से जब ऐसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स बची, तो वहां से ये r निकल कर आ जाएगा, जो कि क्या है हम लोग का सेंटर से डिस्टेंस है कि वो कितने हाइट तक मतलब कितने डिस्टेंस तक राइज होगा। ठीक है, तो ये r हो गई हम लोग की। क्लियर, बात समझ पे आई? तो इस तरीके से हम लोग को जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। तो अब जो अगला क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क के लिए है, ये दूसरा, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, मैं इनको एक बार और दिखा देता हूं। ये थे कुछ क्वेश्चंस, और अगर आपको इनसे रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो jetest.tutor.ai में जाकर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उस पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ये साथी ऐप के जो इंक्वायरी सेक्शन है वहां पर अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आपके पास दो चीजें हैं, एक तो मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप, जो कि हम लोग का jetest.tutor.ai में होगा, और अगर उस पर भी क्वेरी आती है आपको
किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, समझ पे नहीं आ रहा, तो आप वहां की भी क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं साथ ही आपके क्वेरी सेक्शन पे। और अभी भी अगर आपको यहाँ पर जो मैंने समझाया उस पर किसी तरीके के डाउट हो, या आप घर में किसी तरीके के किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वहां पर भी आपको डाउट हो, तो वो भी आप साथ ही आपके जो क्वेरी सेक्शन है वहां पर जाके आप पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको जो मैंने बताई ये चीजें वो समझ पे आई होंगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कल अपना दूसरा टॉपिक को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।